हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस प्रयागराज। और आज की जो हम वन शॉट सीरीज अपनी शुरू करने वाले हैं वो है हिस्ट्री की। हिस्ट्री का जो हमारा पहला चैप्टर है बच्चों, जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्या नाम है? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और हम इसकी बात करने वाले हैं आज। इसको हम डिटेल से एनालाइज करेंगे। इसके लिए मैंने आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को प्रेफर किया है, ताकि आपको स्टोरी जो है वो क्लियरली समझ में आ जाए। हर एक टॉपिक की स्टोरी को आपको क्लियरली समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जब आप आंसर फ्रेमिंग करो तो आपको एक भी लाइन के लिए आपको अटकना ना पड़े, आपको पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो क्लियरली समझ में आ जाए। तो जब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं बच्चों, तो आप शुरुआत में ही देख रहे हो कि एक अच्छी खासी यहाँ पे पोर्ट्रेट जो बनी हुई है, और ये किसने बनाया हुआ है बच्चों? इसको बनाया है फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया है। ठीक है, किसने बनाया है इसको? इसको फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया है। इसको हम बात करते हैं इसकी। कौन है ये फ्रेडरिक सोरियो? कब बनाया है? 1848 में बनाया गया है। कब बनाया गया है बच्चों? 1848 में बनाया गया है। और इसका नाम क्या दिया हुआ है? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये जो पोर्ट्रेट बनाई गई है, ये जो पिक बनाई गई है, किसके द्वारा? फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा। तो इसमें उन्होंने बताया है नेशन स्टेट के बारे में। उन्होंने कहीं ना कहीं ये इमेजिनेशन कर रखी है कि ये जो सारे स्टेट्स हैं जो कि मार्च कर रहे हैं किसके सामने? स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने जो है एक लॉन्ग यहाँ पे मार्च बना हुआ है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अपने फ्लैग्स के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आपको क्या दिखाया गया है कि यहाँ पर फ्रेडरिक सोरियो ने इमेजिनेशन क्रिएट की है अपनी, कि एक टाइम के बाद क्या है, जो सारे जो स्टेट हैं वो कहीं ना कहीं वो नेशन स्टेट में जो है वो तब्दील हो जाएंगे। तो चलिए इसको हम डिटेल से देखते हैं, हम बात करते हैं इसकी। तो अगर हम इसको देखें इस बुक के बारे में, पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें दिया हुआ है इन 1848, जिसके बारे में हमने बात की कि फ्रेडरिक सोरियो ने एक इस पोर्ट्रेट को बनाया है। ये कौन है? ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। ठीक है, कौन है बच्चों? ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। ही प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। कितनी सीरीज में? 4 प्रिंट्स की सीरीज में जो है इन्होंने इसको विजुअलाइज किया है। कितनी सीरीज में? प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। और इन्होंने विजुअलाइज किया है अपने ड्रीम को, जिसका नाम दिया हुआ इन्होंने डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। क्या नाम दिया है बच्चों? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। जो पहला प्रिंट है इसका, जो पहला प्रिंट है उसमें इन्होंने ये दिखाया है कि जो लोग हैं यूरोप एंड अमेरिका के, ठीक है, कहाँ के? यूरोप एंड अमेरिका की जो डिफरेंट छोटी छोटी जो कंट्रीज हैं, वहां के लोगों को दिखाया गया है जो अलग अलग कास्ट के हैं, अलग अलग क्लास के हैं, अलग अलग एजेस के हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? एक लॉन्ग ट्रेन में वो मार्च कर रहे हैं, और होमेज किसको दे रहे हैं? किसके सामने आ रहे हैं? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यहाँ पर आपको क्या दिख रही है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है बच्चों कि जो इन्होंने पर्सनिफिकेशन किया हुआ है लिबर्टी का, वो एक फीमेल फिगर को किया गया है। तो ये हम इसको लास्ट टॉपिक में देखेंगे कि ये जो एलेग्री की गई है ये फीमेल फिगर क्यों की गई है, और डिफरेंट डिफरेंट हमको एलेग्रीज वहां पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पर हमको टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट भी देखने को मिल रहा है, उनके एक हाथ में उन्होंने लिया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट देखने को मिल रही है, दूसरे हाथ में हमको क्या मिल रहा है? चार्टर। दूसरे हाथ में हमको क्या मिल रहा है बच्चों? चार्टर मिल रहा है। और चार्टर किसका है? चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन इन द अदर। राइट ऑफ मैन की, लोगों का जो भी राइट है, जो अधिकार है, उसको जो है बकायदा चार्टर में लिखा गया है, और वो उन्होंने होल्ड किया हुआ है। क्लियर? ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड। अब हम फोरग्राउंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए फोरग्राउंड में, अर्थ में जो फोरग्राउंड दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? फोरग्राउंड पे आपको देखने को मिल रहा है जो इमेज, द इमेज लाइक शैटर्ड रिमेन्स। आपको रिमेन्स देखने को मिल रहे हैं, वो भी किसके? जो भी एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे उस वक्त के। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? कि जहां पर ऐसी कोई गवर्नमेंट हो जिनका कोई भी क्या रिस्ट्रेंट ना देखने को मिले, वो अनलिमिटेड जो है वो पावर को एक्सरसाइज कर रही हो। क्या कर रही हो? अनलिमिटेड पावर को वो क्या कर रही हो? एक्सरसाइज कर रही हो। तो ऐसी चीजें हमको वहां पे देखने को मिल रही। तो उस चीज को, इंस्टीट्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। क्लियर? क्लियर हुआ आपको इतना?
इन सोरियोज उटोपियन विजन, उटोपियन का मतलब क्या होता है बच्चों कि ऐसी कोई चीज जिसको हम आइडल माने, ठीक है, हम ये सोचे कि वो आइडियली एग्जिस्ट करती हो, बट ऐसा नहीं होता। कोई ऐसा वीव जो कि आइडियली क्या हो रहा हो वो रियलिटी में एग्जिस्ट ना करता हो, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा कोई चीज हो, बहुत ही ज्यादा जो आदर्शवादी कोई चीज हो, जिसको हम ये सोचे कि वो रियलिटी में वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, दैट इज उटोपियन विजन। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलते हैं उटोपियन विजन। The people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags। हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस जो वहां पर मार्च कर रहे हैं वो अपने नेशनल कॉस्ट्यूम में देखने को मिल रहे हैं, अपने नेशनल फ्लैग के साथ देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ क्या है? फ्रेडरिक सोरियो की एक इमेजिनेशन है। उस वक्त इतना कुछ हुआ भी नहीं था, बट उन्होंने इन सारी चीजों को क्या किया है? इमेजिन किया हुआ है। क्लियर? अब जो हम डिफरेंट स्टेट्स को देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। कौन कौन से स्टेट देख लेते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है, और भी बहुत सारे, फ्रांस है, हम आगे देखते हैं, ठीक है, आगे कौन कौन से हैं, जस्ट वेट। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, किसको देख रहे हैं? फ्रांस, फ्रांस हो गया, और कौन कौन से देख लेते हैं। अब आप ये देख रहे होगे कि फ्रांस जो आइडेंटिफाई हो रहा है वो कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है बच्चों? रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर, उसका जो फ्लैग है वो कैसा है? ट्राई कलर में हमको फ्लैग देखने को मिल रहा है। क्लियर? एंड हैज जस्ट रीच द स्टैचू, शी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, ठीक है। जर्मनी में आपको फ्लैग देखने को मिल रहा है, ब्लैक है, रेड है, गोल्ड फ्लैग है। ये तो उनके सारे जो फ्लैग का जो ट्राई कलर है वो बताया गया है। उसके बाद देखो, जो जैसा कि मैंने बताया कि सोरियो ने ये सब जो कुछ भी क्रिएट किया है वो अपनी इमेजिनेशन के थ्रू क्रिएट कर किया है। उस वक्त ऐसे नेशंस जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। जर्मन पीपल्स, इसमें बताया गया है कि डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन, की जर्मनी का यूनिफिकेशन तो उस वक्त हुआ ही नहीं था। बट सोरियो ने इसको क्या किया है? उन्होंने एग्जामाइन किया है, इस होप के साथ उन्होंने इसको एग्जामाइन किया, इसको इमेजिन किया है कि आगे चलकर कभी ना कभी वो सारे नेशन स्टेट्स में तब्दील जरूर हो जाएंगे, सारे जो स्टेट्स हैं वो यूनिफाई हो जाएंगे। तो उसके बाद हमको डिफरेंट स्टेट्स देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रिया का हो गया, सिलिसिस हो गया, लोम्बार्डी हो गया, पोलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो ये सारे स्टेट्स हमको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इतना सब कुछ जो उन्होंने किया है, जब हम नेशन स्टेट की बात करते हैं बच्चों कि नेशन स्टेट क्या होता है, अभी तक क्या था कि वहां पे हमको मोनार्की कहीं कहीं पे देखने को मिलती है। क्लियर? हम यहाँ पे मोनार्की की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स व्हिच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। की 19th सेंचुरी से हमको नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो जनाई देने लगा था। एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नेशन स्टेट का इमर्जेंस हुआ है थ्रू नेशनलिज्म। तो अब इसकी जब हम बात करते हैं तो the concept and practices of modern state in which a centralized power, जब हम मॉडर्न स्टेट की बात करते हैं बच्चों तो वहां पर हमको सेंट्रलाइज्ड पावर देखने को मिलती है, जिसका क्या होता है? सोवरेन कंट्रोल। जैसे कि हमने एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन में भी देखा था कि वहां पर अनलिमिटेड पावर होती है, एक सोवरेन, एक सुप्रीम पावर देखने को मिलती है। तो वैसा ही हम मॉडर्न स्टेट में देख रहे हैं कि एक डिफाइंड टेरिटरी में एक सेंट्रलाइज जो है, एक सुप्रीम पावर जो है होती है। बट जब हम नेशन स्टेट की बात करते हैं बच्चों तो वहां पर क्या होता है कि इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर came to develop a sense of common identity। वहां पर हमको कॉमन आइडेंटिटी देखने को मिल रही है अकॉर्डिंग टू शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। अब नेशन स्टेट की जब हम बात कर रहे हैं बच्चों तो यहाँ पर हमको जो भी लोग हैं या हम रूलर्स की भी बात करते हैं तो उन सब में कहीं ना कहीं एक कॉमन आइडेंटिटी देखने को मिलती है। तो नेशनलिज्म की शुरुआत ही इस चीजों पर जो है बेस्ड थी कि एक कॉमन आइडेंटिटी को ढूंढा जाए, एक कॉमन आइडेंटिटी के बेस पे ही लोग क्या हो सकते हैं? यूनिफाई हो सकते हैं। तो हमने अभी तक जो है इतनी सारी यहाँ पे बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बच्चों? फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हमने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? क्लास 9th में। हमने क्लास 9th में जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की थी तो वहां से आपको पता है कि हमको कई सारे वर्ड्स देखने को मिलते हैं, चाहे हम लिबर्टी की बात करें बच्चों, चाहे हम फ्रेटर्निटी की बात करें, इक्वालिटी की बात करें, तो ये सारे जो टर्म्स हैं हमको कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन से देखने को मिलते हैं। तो ये आइडिया ऑफ नेशन वहां से कैसे आया? जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो वहां पर हमको 1789 में ही सब कुछ देखने को मिलता है कि नेशनलिज्म का जो इमर्जेंस
हुआ है वो कब हुआ है, 1789 में ही हमको देखने को मिलता है। France, as you would remember, a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch। कि 1789 की जब हम वहां पे बात करते हैं तो एब्सोल्यूट मोनार्की थी वहां पर, जैसा कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी क्लास 9 में पढ़ा होगा। अगर आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन एकदम अच्छे खासे से याद है तो ये वाला टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या उसका इफेक्ट देखने को हम मिलता है, हम डायरेक्ट उस पर आते हैं कि हमको इफेक्ट कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो जो मेजर्स लिए गए हैं कॉमन आइडेंटिटी के लिए, ताकि जो लोगों के बीच जो है वो कॉमन आइडेंटिटी को लाया जा सके, उसके लिए क्या क्या किया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ली सिटोयन, ठीक है। ला पैट्री का मतलब होता है बच्चों तो फादरलैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो उनका अपना एक कंट्री है, जो उनका अपना एक नेशन है, ठीक है, उसको उन्होंने बोला है ला पैट्री बोला गया है। जब हम सिटीजन की बात करते हैं तो उसको बोला गया है लेट सिटोयन, ठीक है। इट एम्फसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी, ठीक है। यहाँ पर जो है कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात की गई है कि हर किसी के पास क्या है, एक इक्वल राइट है अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला तो मेजर ये हो गया कि सिटीजन को बोला गया है ली सिटोयन, और द फादरलैंड द नेशन स्टेट दैट इज द ला पार्टी। तो इसके अंडर ये बताया गया है कि इसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लोगों के बीच जो है कॉमन आइडेंटिटी शेयर होगी, उनके पास इक्वल राइट्स होंगे। तो ये चीजें हो गई पहली। दूसरा क्या हुआ, फ्रांस में हमको देखने को मिलता है कि ट्राई कलर जो है, फ्रांस का जो नेशनल फ्लैग है वो देखने को मिलता है, ठीक है। जो कि जो वहां का जो एब्सोल्यूटिस्ट जो सिस्टम था उसको वो कहीं ना कहीं उसको रिमूव करता है, जो फ्रांस का जो नेशनल फ्लैग है। द स्टेट जर्नल The state journal was elected by the body of active citizens, renamed the National Assembly। जो स्टेट जर्नल की हम बात कर रहे हैं कि स्टेट जर्नल was elected by the body of active citizens, कि जितने भी एक्टिव सिटीजन्स थे उस वक्त के, तो उन्हीं से क्या किया गया है, इलेक्ट किया गया है स्टेट जर्नल को, और उसको क्या बोला गया है बच्चों, नेशनल असेंबली। क्या नाम दिया गया है, रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन एंड मैटर्स कमेमोरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। कि इतनी ज्यादा जो कॉमन आइडेंटिटी को इंक्रीज किया गया है, जो लोगों के बीच कॉमन आइडेंटिटी को डेवलप किया गया है, इसी की वजह से हमको देखने को मिलता है कि लोग जो है राष्ट्रभक्ति इनमें उतनी ज्यादा हो गई है कि लोग अपने नेशन के लिए हाइम्स को कंपोज कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो अपने नेशन के लिए जो है वो शहीद होने के लिए भी तैयार हैं। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी देखने को मिलता है, फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ, कि जो भी सिटीजन्स हैं सबके लिए क्या हो, एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए, एक सेंट्रलाइज जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए। जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज हैं एंड ड्यूज हैं उन सबको अबॉलिश कर दिया गया। तो ये सारे मेजर्स लिए गए थे, किस लिए लिए गए थे, ताकि फ्रांस में जो है वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है लोगों के बीच डेवलप की जा सके। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स भी देखने को मिलता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फ्रेंच है, ठीक है, फ्रेंच जो हमारी लैंग्वेज, जो उस वक्त की लैंग्वेज थी, जो फ्रांस की लैंग्वेज है, इट वाज स्पोकन और रिटन इन पेरिस, की लिखी बोली जाती थी फ्रेंच में और लिखी जाती थी कैसे, पेरिस में। इट बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो इसको क्या बना दिया गया, एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया कि लोगों के बीच, लोगों की जो अपनी भाषा है वही जो आपस में कॉमन भाषा के तौर पे रहेगी, तब लोगों में क्या हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति कॉमन आइडेंटिटी वो पहचान सकेंगे। क्लियर। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब ये सारी चीजें हुई, ठीक है, जो इतने सारे जो मेजर्स वहां पे लिए गए डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में, क्या होने लगा फिर, हर तरफ क्या होने लगा, जो बातों को फैलाया गया कि ऐसी ऐसी चीजें जो हो रही हैं। और उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि जो सारे एजुकेटेड मिडिल क्लास थे उन्होंने क्या सेटअप किया, जैकोबियन क्लब्स को सेटअप किया। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा होगा कि जैकोबियन क्लब्स के जो रॉबर्टस्पियर थे, तो उनकी भी एक टाइम के लिए गवर्नमेंट आती है और बहुत ही ज्यादा जो है क्रूअल गवर्नमेंट होती है उस वक्त की। तो ये सारी चीजें हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ बताया गया है कि जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे उन्होंने जैकोबियन क्लब्स को बनाना शुरू कर दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाना शुरू किया। तो जब यहाँ बताया जा रहा है कि देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज व्हिच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली। तो फ्रेंच आर्मी जब आती थी तो उनके बोल सकते हैं कि उनके स्वागत के लिए सारी एक्टिविटीज और कैंपेन्स भी यहाँ पर किए गए थे।
With the outbreak of revolutionary war, the French army began to carry the idea of nationalism abroad. कि जो फ्रेंच आर्मी थी कहीं ना कहीं ये भी अब्रॉड तक या डिफरेंट प्लेसेस में नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, जो कॉमन आइडेंटिटी का जो आइडिया है, वो उसको क्या कर रहे थे, वो उसको स्प्रेड कर रही थी। क्लियर? आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब बच्चों, यहाँ पर देखिए एक मैप भी बना हुआ है। जब हम मैप की बात करते हैं तो ये जो मैप है ये कांग्रेस ऑफ वेना जब हुआ था, जो ट्रेटी ऑफ वेना हुआ था 1815 में, तो उसके पहले का हमको ये यूरोप देखने को मिला। यहाँ पर आपको रशियन एम्पायर देखने को मिल रही है, ठीक है, एक ऑस्ट्रियन एम्पायर है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, ये सारी जो प्लेसेस आपको देखने को मिल रही हैं, जो एक बोल सकते हैं कि एक जो टूटे फूटे तरीके से यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स देखने को मिल रहे हैं, इनमें जो है एक यूनिफिकेशन नहीं हुआ है, ये आपको बाद में सारा का सारा जो है यूनिफिकेशन देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी। जब यहाँ पे नेपोलियन का एंट्री होती है फ्रांस में, जब आपने देखा होगा, तो नेपोलियन जब आता है तो वो अपने साथ क्या लेके आता है, एक सिविल कोड ऑफ 1804। क्या लेके आता है? सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेपोलियनिक कोड। क्या बोलते हैं बच्चों? नेपोलियनिक कोड बोलते हैं। अब उसमें क्या क्या चीजें उन्होंने कर रखी हैं, उसमें ये बताया गया है कि जो भी सारे प्रिविलेजेस दिए जाते हैं लोगों को, क्या जो भी सारे जो सुख सुविधाएं, जो भी प्रिविलेजेस दिए जाते हैं जो कि बर्थ पर बेस्ड होती हैं, उसको उन्होंने क्या किया, उसको अबॉलिश कर दिया गया और इक्वालिटी को स्टैब्लिश किया गया बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को भी यहाँ पर सिक्योर किया गया। ये सारे पॉइंट्स बच्चों आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, एक्सप्लेन द नेपोलियनिक कोड, और सारे जो मेजर्स पूछे जाते हैं तो आपको मेजर्स इन सारे को याद रखने हैं, पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से यहाँ पे मेजर्स को लिया गया था। ये डिटेलिंग आपके क्वेश्चन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में आया भी हुआ है, पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। जितने भी रीजन्स जो है फ्रेंच कंट्रोल में थे, इस कोड को काफी ज्यादा स्प्रेड किया गया डिफरेंट स्टेट्स में। यहाँ पर क्या किया, नेपोलियन ने सिंप्लीफाइड किया जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे, जो फ्यूडल सिस्टम था, ठीक है, क्या था, जो फ्यूडल सिस्टम था उसको भी अबॉलिश किया गया, पीजेंट्स को फ्री किया गया। क्योंकि फ्यूडल सिस्टम में आप जानते हो कि पीजेंट्स को ही ज्यादा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो जमींदार वगैरह होते हैं उनको ज्यादा फायदा मिलता है इन चीजों के जरिए। तो यहाँ पर फ्यूडल सिस्टम को क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, पीजेंट्स को मतलब फ्री कर दिया गया, काफी सारे जो मैनुअल ड्यूज थे उसको भी अबॉलिश कर दिया गया। जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, क्या लगे हुए थे, जो कि भी हमको गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं, उसको भी क्या किया गया, रिमूव किया गया। गिल्ड्स बच्चों आपको देखने को मिलता है, सारे जो ट्रेडिंग जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम गिल्ड बोलते हैं, तो उनके लिए जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उसको रिमूव कर दिया गया। जो भी सारे हमको ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम जो देखने को मिलता है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है नेपोलियन के टाइम पे। और भी डिफरेंट जो हम देख लेते हैं कि जो स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर सिस्टम भी किया गया था, तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं कहाँ पर, नेपोलियन के टाइम में, नेपोलियन के टाइम पे देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं नेपोलियनिक कोड। क्लियर? तो ये सारी चीजें जैसे कि हमने बात किया कि स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर सिस्टम भी हमको देखने को यहाँ पे मिलता है। अब क्या बोला जा रहा है कि इन द एरियाज कन्क्वेर्ड द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वाज मिक्स्ड। अब देखो कि स्टार्टिंग में कोई रूलर आया है और उसने इतने अच्छे जो है मेजर्स को ले आया, उसने इतना अच्छा काम किया, तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में लोगों को लगता है कि हाँ बहुत अच्छा रूलर है, सब कुछ जो है बहुत अच्छा होगा, बट कहीं कहीं पे अभी हमको जो है मिक्स्ड ओपिनियन भी देखने को मिलता है लोगों के बीच, कोई अच्छा समझता है, कोई खराब समझता है। तो इसमें बताया गया कि मेनी प्लेसेस, जैसे कि हम हॉलैंड की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, तो जो सर्टेन सिटीज थी लाइक ब्रसेल्स हो गया, मीन्स हो गया, मिलान हो गया, वर्सा हो गया, तो फ्रेंच आर्मी का क्या किया जा रहा था, वेलकम किया जा रहा था कि यही जो है, यही इन्हीं से हमको क्या मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी, यही लिबर्टी को लाने वाले हैं। तो इसकी वजह से फ्रेंच आर्मी का काफी ज्यादा क्या किया जा रहा था, वेलकम किया जा रहा था। बट धीरे धीरे यही जो उनकी खुशी थी, यही टर्न हो गई कहाँ, हॉस्टिलिटी में। फ्रेंच आर्मी को, जिस फ्रेंच आर्मी को वो वेलकम कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो बहुत क्रूर हो रही थी उनके लिए, उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा था। And it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom। कि तो धीरे धीरे लोगों को भी समझ में आ गया कि जो भी हमारा न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट हुआ है, जो नई सरकार भले ही यहाँ पे बनी है, बट उस टाइप की हमको पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो नहीं मिलने वाली है।
एक टाइम के बाद हमको ये भी देखने को मिलता है कि जो टैक्सेशन को काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया, सेंसरशिप लगा दी गई कि कोई अपनी मर्जी से कोई चीज जो है वो पब्लिश नहीं किया जा सकता, ठीक है। और फोर्स कंस्क्रिप्शंस इनटू द फ्रेंच आर्मीज की जबरदस्ती जो है फ्रेंच आर्मी में जो है लोगों को लाया जाने लगा था टू कन्क्वर द रेस्ट ऑफ यूरोप, के पूरे यूरोप में वो कब्जा करना चाहता था। नेपोलियन का तो काम ही यही था ज्यादातर, इसी के लिए हम उसको जानते ही हैं कि पूरे यूरोप में कब्जा करने का उसका जो एम्बिशन था। तो इसके जरिए ही क्या किया जा रहा था कि फ्रेंच आर्मी में जबरदस्ती क्या हो रही थी, रिक्रूटमेंट हो रही थी लोगों की, एंड ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है कि स्टार्टिंग में जो है देखा हमने कि नेपोलियन के टाइम पे कितने अच्छे अच्छे जो है वो मेजर्स लाए गए, बट एट द एंड हमको देखने को मिलता है कि कितनी ज्यादा जो है वो हॉस्टिलिटी जो है वो क्रिएट हो गई थी। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो द कुरियर ऑफ द राइनलैंड क्या बोला जा रहा है, द कुरियर ऑफ द राइनलैंड लॉसेस ऑल द ही हैज ऑन हिज वे होम फ्रॉम लेप्जिंग। तो इसमें बताया जा रहा है, इसमें नेपोलियन को दिखाया गया है कि वहां से हारने के बाद जब वो 1813 में बैटल ऑफ लेप्जिंग को जब हार के वापस आता है तो कितने सारे जो लेटर्स यहाँ पे जिसके बक्से से जो गिरता हुआ दिख रहा है वो सारे लेटर्स ऐसे नहीं है, वो कैसे दिखाया जा रहा है कि वो डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज हैं जो कि उस बैटल में उसने खो दी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं द मेकिंग ऑफ, क्या है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हम इसके बारे में बात करेंगे। जब हम बात करते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बच्चों, अभी तक हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में देखा कि उसका क्या इफेक्ट रहा है यूरोप के नेशनलिज्म को क्रिएट करने में, उसको इम्प्रूव करने में। जब हम यहाँ पर हम बात करते हैं डायरेक्ट अब यूरोप के नेशनलिज्म की, ठीक है। इफ यू लुक, अब कहाँ पर इसमें बोला गया है, मैप पे भी देख लेते हैं एक बार, पहले यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो भी सारे स्टेट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, चाहे वो जर्मनी की हम बात कर लें, इटली की बात कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं, तो अभी हमको जैसे सारे स्टेट्स देखने को मिल रहे हैं एग्जैक्टली वो स्टेट्स हमको पहले ऐसे देखने को नहीं मिले थे। हम पहले सारे के सारे जो छोटे छोटे जो रीजन्स थे वो सारे कैसे थे, फ्रेगमेंटेड फॉर्म में हमको देखने को मिलते हैं। कैसे, फ्रेगमेंटेड फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए बच्चों सम इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, इसको आप चाहें तो अच्छे खासे तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए डेट्स को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, आई नो, बट जब आप डे बाय डे आप एक जगह पे सारी डेट्स को आप लिख लीजिए और उससे जो रिलेटेड इवेंट्स हैं आप उसको लिख लीजिए, इसको याद मत करिए, बट डे बाय डे आप उससे गो थ्रू एक बार होते रहिए, आप उसको देखते रहिए कि हाँ ये चीजें ऐसे ऐसे थी। जब डे बाय डे आप उसी चीज को देखते रहोगे ना तो हमारे माइंड में इतनी कैपेसिटी होती है कि डे बाय डे जिस चीज को हम देख रहे हैं, जिस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो जो है वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो फिट हो जाएगी। तो इतना भी मुश्किल नहीं है डेट्स को याद करना, बस अच्छे तरीके से हमको याद करना आना चाहिए, डेट्स भी हमको याद हो जाती हैं। जब हम इसकी बात करते हैं, जब हमने टॉपिक पर हम अपने वापस आते हैं कि जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड की जब हम बात कर रहे हैं तो सारे हमको जो है वो फ्रेगमेंटेड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। अब हमको क्या मिल रहा है, अब बहुत ही ज्यादा कैसे यूनिफाइड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। क्लियर। अब जब हम सारे जो भी हमारा पैचवर्क है या फ्रेगमेंटेड जो फॉर्म है उसकी बात हम जब करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट जो छोटे छोटे रीजन्स थे वो अलग अलग, एक तो लैंग्वेजेस भी बोलते थे, अलग अलग एथनिक ग्रुप से भी वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। जब हम हैब्सबर्ग एम्पायर की बात करते हैं, हैब्सबर्ग एम्पायर जो है उस वक्त ऑस्ट्रिया हंगरी पर वो रूल करता था, ठीक है। हैब्सबर्ग एम्पायर कहाँ रूल करता था, ऑस्ट्रिया हंगरी पर। फॉर एग्जाम्पल वो पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन। अब हम जब ऑस्ट्रिया हंगरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको डिफरेंट डिफरेंट रीजन का पैचवर्क देखने को मिलता है, मतलब बहुत ही फ्रेगमेंटेड फॉर्म में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमको एल्पाइन रीजन भी देखने को मिलेगा, लाइक टाइरोल हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है, सुडेंटनलैंड हो गया, एज वेल एज बोहेमिया हो गया, where the aristocracy were predominantly German speaking। मतलब क्या है, लैंग्वेजेस पे भी आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है कि जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी भी आपको देखने को मिल रही है, कहीं पर आपको इटालियन स्पीकिंग कम्युनिटी भी देखने को मिल रही है, ठीक है। अब देखो इन हंगरी की जब हम बात करें, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक माग्यार, कि माग्यार लैंग्वेज बोलने वाले भी लोग हैं वहां पे, ठीक है। और वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स हमको वहां पे देखने को मिल रहा था। मतलब क्या, इनडायरेक्टली आप पूरा जब इसको पढ़ोगे तो इनडायरेक्टली आपको यही बताया जा रहा है कि जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स थे जो कि एक फ्रेगमेंटेड फॉर्म में हमको देखने को मिलते हैं, कि वहाँ पे इतने ज्यादा जो हमको रीजन्स के भी वेरिएशन देखने को मिले, हमको लैंग्वेजेस के भी वेरिएशन देखने को मिले, एथनिसिटी के भी हमको वेरिएशंस काफी देखने को मिलते हैं, बट वो सब मिलाकर आज हम उसको एक यूनिफाइड फॉर्म में देख रहे हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनमें एक कॉमन आइडेंटिटी तो रही होगी, उस कॉमन आइडेंटिटी को क्या किया गया है, उस कॉमन आइडेंटिटी को डेवलप किया गया, उसको इम्प्रूव किया गया, उसको जगाया गया है,
तब जाकर हमको जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, इन सारी जो कंट्रीज आज हमको देखने को मिल रहे हैं, उनका यूनिफिकेशन हमको देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो पहले ऐसा नहीं था, बाद में ही हमको ये सारी चीजें जो है आज के टाइम पे हमको ये सब देखने को मिल रहा है। पहले ये सारा क्या था, फ्रैगमेंटेड फॉर्म में थे। अब बात करते हैं यहाँ पे बच्चों द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास की। किसकी बात कर रहे हैं? द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास की हम यहाँ पे बात करें। एरिस्टोक्रेसी कौन थे बच्चों? एरिस्टोक्रेसी जो बहुत ही ज्यादा जो हाईली रिच पावरफुल जो पीपल्स होते हैं, ठीक है, जो डोमिनेंट क्लास थी वो उस वक्त की लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, उनके पास ज्यादा हमको जमीनें भी देखने को मिलती हैं, ज्यादा रिच और पावरफुल भी होते हैं। तो द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वाज यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। ठीक है, ये जो इस क्लास के जो मेंबर थे तो वो आपस में काफी ज्यादा कैसे थे, कॉमन थे, और एक दूसरे के जो भी इनमें जो हम ये बोल सकते हैं कि रिलेशन वगैरह होते थे, तो वो भी कैसे होते थे कि बाय द टाइज ऑफ मैरिज, कि मैरिज के जरिए ही आपस में ये कैसे कनेक्ट रहते थे। दे ओन्ड स्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउस टू। तो इनके पास क्या, एक तो कंट्री साइड में भी मतलब गांव वगैरह में भी इनके पास जो है स्टेट होते थे, जमीन जायदाद इनके पास होती थी, और इनके पास खुद के अपने टाउन हाउसेस भी होते थे। दे स्पोक फ्रेंच, क्या बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी। अब डिप्लोमेसी की यहाँ पे बात की जा रही है बच्चों, कि अब इससे आप ये समझ सकते हो कि उस वक्त फ्रेंच लैंग्वेज को बोलना, इसका मतलब क्या है कि बहुत ही हाई सोसाइटी से बिलोंग करते थे, और इसको बहुत ही मतलब एक डिप्लोमेटिक वे माना जाता था कि जो इसको फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो आती रही हो। This powerful aristocracy was, however, numerically a small group. कैसा था? एक स्मॉल ही ग्रुप था, बहुत ज्यादा इनकी पॉपुलेशन नहीं थी, बट ये पावरफुल थे, बट ये रिच थे। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड ऑफ पीजेंट्री। अब जो मेजोरिटी में हमको कौन देखने को मिल रहा है? पीजेंट्री क्लास देखने को मिल रही है। क्लियर? जो अब हमने की एरिस्टोक्रेसी की बात तो की, बट हमको जो मेजोरिटी पॉपुलेशन देखने को मिल रही है वो पीजेंट्री पॉपुलेशन देखने को मिल रही है। जब हम वेस्ट की बात करते हैं, द बल्क ऑफ लैंड वाज फार्म्ड बाय टीनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। की वेस्ट साइड में आपको जो वेस्ट रीजन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको मोस्टली टीनेंट्स देखने को मिल रहा है, स्मॉल ओनर्स देखने को मिल रहा है, जिनके पास जो अपनी खेती में क्या करते हैं, जो अपने खेती वगैरह करते हैं, जो कल्टीवेशन करते हैं। ईस्टर्न साइड के जब हम बात करते हैं या सेंट्रल यूरोप की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको जो लैंड होल्डिंग का पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये ज्यादातर सर्फ के द्वारा ही कल्टीवेट किए जाते हैं। सर्फ क्या थे बच्चों? जिनको सर्फ वगैरह, जैसे स्लेव्स हम बोल सकते हैं, नॉर्मली बोल सकते हैं कि जो दूसरों के खेतों में जाके भी वो काम करते थे। तो ये चीजें हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऑलरेडी पढ़ रखी हैं एक एक क्लासेस के बारे में कि कौन कौन से ये सारे थे। जब हम एरिस्टोक्रेसी मिडिल क्लास को हमने खत्म कर लिया, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आगे कि और क्या क्या चीजें हैं इसमें। जब हमने इसके बारे में जो बात करी, हम बात करते हैं बच्चों व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। कि लिबरल नेशनलिज्म की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली में लिबरल नेशनलिज्म का मतलब होता क्या है? क्लियर? Ideas of national unity in early 19th century Europe was closely allied to the ideology of liberalism. कि ideology of liberalism हमको कब देखने को मिल रहा है? यूरोप में early 19th century की यहाँ पे बात हो रही है। अब देखो लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? लिबरलिज्म कहाँ से डिराइव किया गया? एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, लिबर। ठीक है, लिबर से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है बच्चों? फ्री। लिबरल का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्री। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। जब हम न्यू मिडिल क्लास की यहाँ पे बात करते हैं, न्यू मिडिल क्लास बच्चों वही है कि जब धीरे धीरे इनकम का लेवल जो है वो राइज होता है, तो नई क्लास जो है वो उभर कर सामने आती है, दैट इज द न्यू मिडिल क्लास। तो न्यू मिडिल क्लास के लिए फ्रीडम क्या है उस वक्त की? लिबरलिज्म उनके लिए क्या होता है कि इक्वालिटी हो, ठीक है, सबके इक्वालिटी हो बिफोर द लॉ। Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privilege. ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम देखते आ रहे हैं कि जो भी ऑटोक्रेसी है, जो भी एब्सोल्यूटिज्म है, उसको एंड किया जाए थ्रू द लिबरलिज्म। एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, पार्लियामेंट होनी चाहिए, तो दैट इज ऑल द लिबरलिज्म। तो यहाँ पे हम इसको लिबरलिज्म की यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? इट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरी एंड स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। आप देखो इक्वालिटी बिफोर द लॉ की यहाँ पे बात की गई है कि लिबरलिज्म का मतलब ही क्या हो रहा है कि लो जो कानून के सामने क्या होनी चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए। बट उस वक्त उस दौरान ये बोला गया है कि उस वक्त जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वो यूनिवर्सल सफरेज की बात कर रहे हैं। अब सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, ठीक है, वोट देने का अधिकार। तो यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या होता है? 1 पर्सन 1 वोट, ठीक है, 1 वैल्यू। तो जब हम यूनिवर्सल सफरेज की बात कर रहे हैं ना, तो इसका बिल्कुल भी ये कनेक्ट नहीं है इक्वालिटी बिफोर द लॉ से। जब हम आप बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी,
ठीक है। कहाँ पे हुआ था? रिवोल्यूशनरी फ्रांस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ही हमको पहले ये लिबरलिज्म की बात हमको देखने को मिलती है, लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है। द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू द प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, की जो पहली बार जो राइट टू वोट दिया भी गया तो किसको दिया गया था? जिन मेन के पास क्या थी? प्रॉपर्टी थी, ठीक है। यहाँ पर हमको यूनिवर्सल सफरेज देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला है। राइट टू वोट किसको दिया गया था? प्रॉपर्टी ओनिंग मेन को दिया गया था। जो भी मेन विदाउट प्रॉपर्टी थे और ऑल वुमेन आर एक्सक्लूडेड, क्या था ये? एक्सक्लूडेड थे फ्रॉम द राइट्स। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबियंस डिड ऑल एडल्ट मेल्स मेक एंजॉय सफरेज। हम स्टार्टिंग में जब हमने मोनार्की की बात करी तो प्रॉपर्टी ओनिंग मैन की यहाँ पे जब हमने बात की थी कि जैकोबियंस का भी एक टाइम पे गवर्नमेंट देखने को मिलता है रॉबर्ट्सफियर की, तो उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त जो राइट टू वोट दिया गया था उस वक्त जो है ऑल एडल्ट मेल्स को ही ये राइट दे दिया गया था। However, Napoleonic Code went back to limited suffrage, और जब फिर से नेपोलियनिक कोड आया तो फिर से वही जो है लिमिटेड हमको सफरेज देखने को मिली, ठीक है। ऑल एडल्ट मेल्स को उस वक्त राइट टू वोट हमको देखने को नहीं मिलता है। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं। चाहे हम वुमेन की बात करें या नॉन प्रॉपर्टीड मेन की बात करें, उन्होंने काफी सारे जो है मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया ताकि उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट मिल सके। तो ये उस वक्त की बात है। सारा फ्रेंच रेवोल्यूशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द इकोनॉमिक स्फेयर, अभी तक हमने पॉलिटिकल स्फेयर की बात की कि पॉलिटिकल स्फेयर में हमने देखा कि लिबरलिज्म का मतलब होता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ और वोट का राइट टू वोट। क्लियर? हम जब इकोनॉमिक स्फेयर की बात करते हैं तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट। यहाँ पर क्या होना चाहिए? मार्केट की फ्रीडम होनी चाहिए। जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे स्टेट के थ्रू उन सबका क्या होना चाहिए? एबोलिशन होना चाहिए। क्लियर? ताकि जो गुड्स और कैपिटल का जो मूवमेंट है वो इजिली क्या हो सके? इजिली फैसिलिटेट हो सके। क्लियर? ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। दो भी इमर्जिंग मिडिल क्लास थी 19th सेंचुरी की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी से ही हमने देखा है कि इमर्जेंस हुआ है मिडिल क्लास का, तो वहीं से हमको ये सारी जो है वो डिमांड देखने को मिलती है। क्लियर? तो ये सारी चीजें हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या क्या चीजें हमारे पास। यहाँ पे थोड़ा हम एक एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल में क्या दिया गया है। जब हमने डिफरेंट रीजन्स की बात की थी, हमने लैंग्वेज की वेरिएशन की बात की थी, हमने एथनिसिटी की वेरिएशन की बात की थी, तो यहीं पर उसी से रिलेटेड एक हमको एग्जांपल देखने को मिल रहा है कि जर्मन क्या था उस वक्त। जो जर्मन हमको देखने को मिलता है एक स्मॉल जो प्रिंसिपैलिटीज का कन्फेडरेशन था, ठीक है। 39 स्टेट्स का क्या था? कन्फेडरेशन देखने को मिलता है और सबकी अपनी अपनी करेंसी थी। अब आप ये सोचिए कि इतना जो सिर्फ जर्मनी की बात कर रहे हैं, यूनिफिकेशन से पहले की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सबकी क्या है? अपनी अपनी करेंसी है। छोटे छोटे रीजन्स है और इनकी अपनी अपनी करेंसी है, अपने तरीके से वो वेट एंड मेजर करते हैं, ठीक है। तो एक पीस ऑफ क्लॉथ की अगर हम बात करते हैं तो वो कहीं पर कितने का है और कहीं पर कितने का है, उसका मेजरमेंट में भी हमको काफी सारे जो वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि अगर 1833 में यहाँ की बात की जा रही है 1833 की, कि कोई भी अगर मर्चेंट हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक जा रहा है, कहां से? हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक जा रहा है अपने गुड्स को बेचने के लिए, तो उसको 11 कस्टम बैरियर्स का सामना करना पड़ता था। उसको 11 कस्टम बैरियर से ही होके गुजरना पड़ता था और हर एक कस्टम बैरियर जो वहां पे लगा था उसको 5% जो है एज अ ड्यूटी उसको पे करना पड़ता। अब आप सोचो एक रीजन से दूसरे रीजन तक जाने में उसको 11 कस्टम बैरियर्स का सामना करना पड़ रहा है और सबको उसको 5-5% देना पड़ रहा है। तो वो क्या कमा रहा है, उसको क्या मिल रहा है, ठीक है। और सबकी अपनी अपनी करेंसी है। ड्यूटीज वर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स, और हर एक रीजन में हमको मेजरमेंट का भी वेरिएशन दिखाई दिया और उसी के अकॉर्डिंग क्या है, ड्यूटीज में भी हमको वेरिएशन देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं द मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ, ठीक है, जैसे कि एलए एक मेजर, जैसे हम सेंटीमीटर मीटर जानते हैं उसी तरीके हम एलए की यहाँ पे बात करते हैं। तो एलए क्या है उस वक्त? एक क्लॉथ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, एक डिफरेंट लेंथ, ठीक है, एक डिफरेंट लेंथ क्या बात करें, एलए ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल क्या है? एन एलए ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल। जब हम फ्रैंकफर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको उतने में एक एलए में हमको सिर्फ इतना मिलेगा, कितना? 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ हमको एक एलए में हमको देखने को मिल रहा है। क्लियर? मेंस में जब हम बात करें तो यही चीज हमको 55.1 सेंटीमीटर है।
न्यूरेमबर्ग में यही 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में हमको 53.5 सेंटीमीटर देखने को मिला। तो मतलब आप ये देख रहे हो कि छोटे छोटे जो रीजन्स हैं आपस में, भले पास पास में भी हम अगर इन रीजन्स को भी रख दें तो भी हम ये बोलेंगे कि वेरिएशन इनमें कितना ज्यादा देखने को मिला। हमने लैंग्वेज में भी देखा, हमने एथनिसिटी में भी देखा, अब आप देख रहे हो कि मेजरमेंट में भी है, सबकी अपनी अपनी करेंसी हुई है और है क्या है, छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज हैं, ठीक है। 39 स्टेट्स का कन्फेडरेशन है और यही स्टेट जो है आपस में जब यूनिफाइड होते हैं तो जर्मनी का फॉर्मेशन करते हैं। अब जर्मनी में क्या चीजें हैं, एक यूनिफॉर्म सिस्टम हमको देखने को मिलता है, बट पहले क्या है, पहले हमको इतने सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो उसी के लिए क्या किया गया है, 1834 में एक कस्टम यूनियन का फॉर्मेशन किया गया, दैट इज ज़ोलवेरियन। क्या है, ज़ोलवेरियन, एक कस्टम यूनियन का क्या किया गया, फॉर्मेशन किया गया at the initiative of Prussia and joined by most of the German states, ठीक है। अब इस यूनियन ने क्या किया, इसने क्या किया, एबॉलिश किया टैरिफ बैरियर्स को और जो भी करेंसीज थी जो 30 थी, ठीक है, 30 करेंसीज को सिर्फ 2 करेंसी में रिड्यूस कर दिया, ठीक है। ज़ोलवेरियन ने क्या किया, जो एक बोल सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन था, ये एक यूनियन था, तो इसने क्या किया, सारे के सारे जो टैरिफ बैरियर्स थे उसको एबॉलिश किया गया और जो करेंसी तो 30 करेंसी थी उसको 2 करेंसी तक रिड्यूस कर दिया गया। क्लियर। रेलवेज के नेटवर्क जो है वो भी फैलाया गया, उनका भी क्रिएशन किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं टू द जर्मन यूनिफिकेशन को। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 के बाद हम देखते हैं कि जो डिफरेंट हमको एक कंजर्वेटिज्म, एक नया जो ग्रुप हमको देखने को मिल रहा है। 1815 की जब हम बात करें तो बैटल ऑफ वाटरलू देखने को मिलता है, जिसमें हमको नेपोलियन की हार देखने को मिलती है। तो उसके बाद का ही बताया जा रहा है कि उसके बाद ही एक कंजर्वेटिज्म वाला सिस्टम हमको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अब ये कंजर्वेटिव्स कौन थे, कंजर्वेटिव आप नॉर्मली अगर आप ऐसे बोलो तो जो कि पुरानी जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है या जो स्टीरियोटाइप जो चीजें हैं उसी पर वो बिलीव करते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा बदलाव हो सोसाइटी में या स्टेट में। तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कंजर्वेटिज्म। क्लियर। Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. तो जो भी कंजर्वेटिव थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि जो उनकी सोसाइटी है वो प्री रेवोल्यूशनरी डेज में चली जाए जो पहले हुआ करती थी। क्लियर। Rather they realized from the change initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institution. उनका क्या मानना है, कंजर्वेटिव्स का ये मानना है कि जो भी नेपोलियन ने मेजर्स अप्लाई किए हैं उसके जरिए जो उनके ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे लाइक मोनार्की, उसको काफी ज्यादा क्या मिला है, इसको स्ट्रेंथ मिली है बिकॉज ऑफ नेपोलियन। ऐसा किसका मानना है, ऐसा कंजर्वेटिव्स का मानना है। Clear. A modern army, efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchy of Europe. ये सारे मेजर्स जो कि यूरोप ने लिए हैं, सॉरी जो कि नेपोलियन ने लिया है, नेपोलियन के द्वारा जो ऐसे मेजर्स दिए गए हैं, तो कंजर्वेटिव्स का ये डायरेक्टली मानना है कि इन्हीं सारे मेजर्स की वजह से जो भी उनके ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन थे उसको काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मिली है। अब 1815 की जब हम बात करें तो नेपोलियन की डिफीट हुई थी यहाँ पे, ठीक है, किसके द्वारा, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। क्लियर। और उसके बाद जब हम सेटलमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटी ऑफ वेना जो है साइन की गई थी 1815 में और उसको होस्ट किसने किया था, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने। किसने किया था, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं आगे। जब हम ट्रीटी ऑफ वेना की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ट्रीटी ऑफ वेना कब हुई थी, इसको आपको याद रखना, हो सकता है ये वन वर्ड में भी आ सकता है, बाकी डिटेलिंग भी क्वेश्चन आ सकती है, एक्सप्लेन अबाउट ट्रीटी ऑफ वेना। तो इसमें क्या क्या किया गया था, काफी सारे जो है चेंजेस किए गए। सबसे पहले क्या किया, जो बर्बन डायनेस्टी थी, क्या थी, जो हमारी बर्बन डायनेस्टी थी उसको क्या किया गया, उसको had been deposed during the French Revolution। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जिसको हटा दिया गया था उसको वापस जो है वो पावर दे दी गई, ठीक है, वापस से जो है बर्बन डायनेस्टी को पावर दे दी गई थी। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion, कि फ्रेंच का जो है वो एक्सपेंशन ना हो सके, इसके लिए उसकी बाउंड्री पर हमको ढेर सारे जो है वो स्टेट्स देखने को मिले, ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स का वहां पे फॉर्मेशन कर दिया गया। द किंगडम ऑफ नीदरलैंड, जब हम नीदरलैंड की बात करते हैं, ठीक है, उसको सेटअप किया गया कहां पर, नॉर्थ में, ठीक है, नीदरलैंड को वहां सेटअप किया गया नॉर्थ में। जेनोवा वाज एडेड टू पिडमोंट, ठीक है, जेनोवा वाज एडेड टू पिडमोंट इन साउथ। तो नॉर्थ में हम देख रहे हैं कि नीदरलैंड को ऐड किया गया, साउथ में देख रहे हैं कि जेनोवा को ऐड किया।
प्रशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरी ऑन इज वेस्टर्न फ्रंटियर, कि वेस्टर्न फ्रंटियर पे प्रशिया को एक टेरिटरी दे दी गई, ठीक है। ऑस्ट्रिया को जो है वो नॉर्दर्न इटली का रूल दे दिया गया, क्लियर। ऑस्ट्रिया को क्या किया गया, नॉर्दर्न इटली का रूल दे दिया गया, क्लियर। ये हो गया। अब हम देख रहे हैं कि जो जर्मन कन्फेडरेशन था, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि 39 स्टेट्स थे, उसको नहीं छुआ गया है, उसको बिल्कुल भी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। अदर जो चेंजेस किए गए हैं वो सारे उसके फ्रंटियर एरियाज पे चेंजेस किए गए हैं, बॉर्डर एरियाज पे, कि नॉर्थ में जो है नीदरलैंड को दे दिया गया, साउथ वाला पार्ट जेनोवा को, प्रशिया को एक टेरिटरी दे दी गई वेस्टर्न फ्रंटियर पे, ऑस्ट्रिया को दे दिया गया नॉर्दर्न इटली। नेक्स्ट हम ये भी देख रहे हैं कि रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, ठीक है, रशिया को पोलैंड का पार्ट दिया गया, रशिया को सैक्सनी का पोर्शन दिया गया, ठीक है। तो यही सारी चीजें जो है उसके फ्रंटियर एरियाज में हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं। बट जो जर्मन कन्फेडरेशन था 39 स्टेट्स का, उसमें हमको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है, क्लियर। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कंजर्वेटिविज्म सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक, जैसा कि कंजर्वेटिव चाहते ही थे, तो वही सारी चीजें हुई यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हो इस पिक्चर में भी। अब हम बात करते हैं बच्चों द रिवोल्यूशनरीज के बारे में, कि रिवोल्यूशनरी का क्या कॉन्सेप्ट था। तो डिफरेंट जो थिंकिंग वाले जो ग्रुप्स हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो जब रिवोल्यूशनरीज आते हैं तब कहीं ना कहीं एक शुरुआत होती है यूनिफिकेशन की। During the year following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सीक्रेट सोसाइटीज का जो है फॉर्मेशन होने लगा, कि क्योंकि डायरेक्टली जो है जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अपना काम नहीं कर पा रहे थे, जस्ट बिकॉज रिप्रेशन की वजह से उनका जो सब्जुगेशन हो रहा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि सीक्रेट सोसाइटीज का फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक इटालियन रेवोल्यूशनरी है जिनका नाम है जिप्सी मैज़नी, ठीक है। कौन है ये, जिप्सी मैज़नी। जेनेवा में इनका जन्म हुआ था 1805 में, एंड ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी इन कार्बोनारी, की कार्बोनारी में एक सीक्रेट सोसाइटी में जो है ये उसके मेंबर बने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों की, एक इंटरेस्टिंग बात भी हम बोल सकते हैं कि 24 ईयर की एज में, ठीक है, कि 24 ईयर की एज में ही इनको एग्जाइल जाना पड़ा, ठीक है। 1831 में 24 ईयर की ही एज में ही इनको एग्जाइल जो है वो जाना पड़ा, क्लियर। और क्यों जाना पड़ा, उसका रीजन क्या था, उसका रीजन था कि उन्होंने लिगुरिया में क्या किया, रेवोल्यूशन किया, तो इसके जरिए उनको एग्जाइल जो है वो भेज दिया गया। अब इन्होंने फाउंड भी की 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज, एक तो हम बोलते हैं यंग इटली इन मर्सिलीज एंड यंग यूरोप इन बर्ने। ये आपके वन वर्ड में भी क्वेश्चन में आ सकता है, इसको आप याद रखिएगा, यंग इटली इन मर्सिलीज एंड यंग यूरोप इन बर्ने, ठीक है। तो ये सारे उसके जो हमको मेंबर्स भी देखने को मिल रहा है, तो पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स के हमको इनके सारे मेंबर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। Mazzini believed that God had intended nation to the natural units of the mankind, so Italy could not continue a patchwork of different states। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इटली की यूनिफिकेशन में जिप्सी मैज़नी का हमको काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं उनका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव यही था कि इटली को क्या किया जाए, इटली को यूनिफाइड किया जाए, क्लियर। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, कि जब इटली का यूनिफिकेशन होगा तभी हमको इटालियन लिबर्टी भी देखने को मिलेगी, तभी हमको वहां पे लिबर्टी देखने को मिलेगी। अलग अलग जो हम देख रहे हैं, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, पोलैंड हो गया, यहाँ पर भी हमको क्या देखने को मिल रही है, सीक्रेट सोसाइटीज देखने को मिल रही है। अब मेटरनिच को क्या बोलते हैं, मेटरनिच बोलते हैं जिप्सी मैज़नी को द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ये आपके वन वर्ड में भी आ सकता है और आप इसको अपने आंसर फ्रेमिंग में भी यूज कर सकते हो मार्क्स गेनिंग के लिए। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है किसने दिया है, मेटरनिच का स्टेटमेंट है ये, कि जिप्सी मैज़नी को वो क्या बोल रहे हैं, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, कि जो उनका सोशल ऑर्डर है वो जिस टाइप के हैं, उस सोशल ऑर्डर के लिए जो जिप्सी मैज़नी है वो काफी ज्यादा जो है वो क्या है, डेंजरस है, क्लियर। अब हम बात करते हैं बच्चों द एज ऑफ रेवोल्यूशन की। एज ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है और इसमें क्या क्या चीजें जो है बोली गई हैं। एज ऑफ रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो 1830 टू 1848 के बीच में ही हमको मेन जो है वो रेवोल्यूशन वहां पे देखने को मिल रहा है, कि जब कंजर्वेटिविज्म आप देख रहे हो कि वो ही उस पावर को कंसोलिडेट करना चाह रही हैं, ठीक है, और लिबरलिज्म की बात कर लें, चाहे नेशनलिज्म की बात कर लें, तो इनका भी कहीं ना कहीं जो हमको इंक्रीज जो है वो देखने को मिल रहा है अमंग द पीपल्स, अमंग द इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830, की फ्रांस में, ठीक है, जुलाई 1830 में ही हमको पहला अपहीवल देखने को मिल रहा है। पहला जो हमको सेगमेंट है रेवोल्यूशन का वो हमको यही देखने को मिल रहा है।
The Bourbon kings who had been restored power during the conservative reaction after 1850 were now overthrown by liberal revolutionaries. ठीक है, कि जो बर्बन डायनेस्टी को वहां पे प्लेस कर दिया गया था, ठीक है, ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शंस के 1815 के बाद में उनको क्या क्या कर दिया गया, उनको ओवरथ्रो कर दिया गया, किसके द्वारा, लिबरल रेवोल्यूशनरीज के द्वारा, किसके द्वारा, लिबरल रेवोल्यूशनरीज के द्वारा, who installed a constitutional monarchy। और तब वहां पे क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखने को मिल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन भी हो और मोनार्की भी हो, और किसके जरिए, लुइस फिलिप के जरिए। उसको वहां का लुइस फिलिप को ही अपना लीडर इन्होंने बनाया रखा, अपना हेड जो है वो लुइस फिलिप को इन्होंने चूज किया था। When France sneezes, अब मेटरनिच का एक और हमको स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है कि when France sneezes, ठीक है, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, कि अगर फ्रांस ने छींक दिया तो रेस्ट ऑफ जो यूरोप है उसको भी सर्दी हो जाएगी। दैट मीन्स वो इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर फ्रांस में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे यूरोप में ही हमको पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है वो देखने को मिलेगा, जो भी कंजर्वेटिव रिजम्स थे उनका ओवरथ्रो देखने को मिलेगा। तो ऐसा जो है वो मेटरनिच का स्टेटमेंट है, वो ऐसा बोलते हैं। The July Revolution sparked an uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands। जुलाई रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि हुआ क्या है कि बेल्जियम अलग हो गया है, किससे अलग हो गया है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से, ठीक है, किससे अलग हुआ है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से हमको बेल्जियम जो है वो अलग होते दिखाई दे रहा था। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, ग्रीस हैज बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी से हम देख रहे हैं कि ग्रीस जो है वो कहाँ का पार्ट है, वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। क्लियर। The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence among the Greek। अब देखो फ्रांस में एक तरफ कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन वाली चीजें चल रही हैं, तो इसका असर हमको ग्रीक में भी देखने को मिला, जो कि 1821 में वहां पर भी हमको कुछ ऐसा रेवोल्यूशन टाइप जो है वो देखने को मिल रहा है। तो नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो ग्रीस में हमको दिखाई देने लगी है। क्लियर। Poets and artists landed Greece as the cradle of the European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire। तो जो कि poets थे, जो artists थे, वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच इस बात को वो फैला रहे थे, उसको स्प्रेड कर रहे थे, उसको ग्लोरीफाई कर रहे थे कि ग्रीस का एक यूरोपियन सिविलाइजेशन में कैसा एक कंट्रीब्यूशन रहा है, ग्रीस की अपनी जो है एथनिसिटी क्या है, अपनी इंपॉर्टेंस क्या है, और अब भी लोगों को इस स्ट्रगल में पार्ट लेने की जरूरत है, उनको पार्टिसिपेट करने की जरूरत है, ताकि वो एक मुस्लिम एम्पायर से जो है वो ग्रीक को छुड़ा सके और अपने ग्रीक जो उनका एम्पायर है, जो ग्रीक जो अपना नेशन है उसको वो क्रिएट कर सके। क्लियर। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर। क्लियर। बट ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। अभी क्या बोला जा रहा है कि इंग्लिश पोएट थे जिनका नाम है लॉर्ड बायरन। क्लियर। उन्होंने फंड्स को ऑर्गेनाइज किया और वो वॉर में भी गए, बट वहां पे हम उनको देखने को मिला कि 1824 में ही बिकॉज ऑफ फीवर उनकी डेथ हो जाती है। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, जब यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रीस का एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है टू अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर, तो एट द एंड एक ट्रीटी होती है कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, ऑफ 1832, जब हमको यहाँ पे ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंस नेशन देखने को मिल रहा है। क्लियर। ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंस नेशन देखने को मिल रहा है। क्लियर। नेक्स्ट जब हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं बच्चों, वो क्या है, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। किसकी बात कर रहे हैं, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब रोमांटिसिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, रोमांटिसिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो भी हमारे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हैं उनको ग्लोरीफाई किया जाए, ठीक है, जब एक पर्टिकुलर फॉर्म में हम उसको मानने लगते हैं। अगर हम एक वर्ड में बोलें, जैसे हम राष्ट्रभक्ति जो हम करते हैं, जो देशभक्ति करते हैं, वो एक तरह का रोमांटिसिज्म है कि किसी एक पर्टिकुलर फीलिंग के लिए, किसी पर्टिकुलर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट के लिए जब उसको ग्लोरीफाई करने लगे, उसके लिए कल्चरल मूवमेंट क्रिएट कर दें, दैट इज रोमांटिसिज्म। क्लियर। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर रीजन और साइंस की बात नहीं होती है। हमने क्या देखा है कि रोमांटिसिज्म में हमको रीजन और साइंस की बात देखने को नहीं मिलती, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ग्लोरीफाई किया जाता है इमोशंस को, ठीक है, किसको ग्लोरीफाई किया जाता है, इसको ग्लोरीफाई किया जाता है इमोशंस को, जो हमारी इंट्यूशंस हैं। क्लियर। जो हमारी मिस्टिकल फीलिंग है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्लोरीफाई करते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख रहे होंगे, एक मैसाकर दिखाया गया है कियोस्क का। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं।
जैसे हमने बताया कि यहाँ पर आपको रोमांटिसिज्म में रीजन का आपको ग्लोरिफिकेशन देखने को नहीं मिलता, बल्कि उसकी जगह जो भी हमारे मिस्टिकल फीलिंग्स हैं, ठीक है, जो इमोशंस हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है, ताकि एक शेयर्ड कलेक्टिव जो हेरिटेज है, शेयर्ड कलेक्टिव जो आइडेंटिटी है, उसको ग्लोरीफाई किया जा सके, उसको लोगों के बीच उसको डेवलप किया जा सके। जो हमारे कुछ ऐसे रोमांटिस हैं, लाइक जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड, ठीक है, इनका नाम आप याद रखिएगा कि जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, ठीक है, he claimed that true German culture was to be discovered among the common people। इनका क्या कहना था कि जो जर्मन कल्चर, जो एक रियल वाला जो जर्मन कल्चर है, वो वहां के जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो कॉमन पीपल हैं, जो दास वॉक जिनको बोला गया है, उनके बीच वो एग्जिस्ट करता है। क्लियर? It was through folk songs, folk poetry, folk dances that the true spirit of nationalism was popularized। कि यही सारी चीजें, जैसे कि बात करते हैं कि कल्चर मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, तो जो भी फोक सॉन्ग्स की बात करें, पोएट्री की बात करें, डांस की बात करें, इन्हीं सब के जरिए कहीं ना कहीं जो नेशनलिस्ट जो फीलिंग है, जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, उसको पॉपुलराइज जो है वो किया जा सकता है। तब कहीं जाकर हमको एक नेशनल बिल्डिंग, एक नेशनल यूनिफिकेशन देखने को यहाँ पे मिलेगा। तब तो हमने बात कर ली सारी नेशनलिज्म, रोमांटिसिज्म की हमने बात की। यहाँ पर एक और देखने को मिल रहे हैं, एक और थे, एक मिनट में बताती हूँ आपको। यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है, जब यहाँ पर बात की गई कि यहाँ पर कॉमन पीपल के बीच में हमको कॉमन आइडेंटिटी कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करती है, वो नेशनलिस्ट की फीलिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो जब हम बात कर लेते हैं, द एम्फेसिस ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द करेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वर नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट बट आल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज। कि जो कुछ भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब जो रीजनल लैंग्वेजेस में वहाँ पे जो फोकलोर्स हो गए, जो पोएट्रीज वगैरह हो गई, डांसेस हो गए, इन सबको अगर वो कलेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि जो भी हमारी एंशिएंट जो नेशनल स्पिरिट थी उसको रिकवर किया जा सके, बल्कि इसके लिए भी कि जो मॉडर्न जो नेशनलिस्ट जो हमारे सेंटिमेंट्स हैं, जो भी उसका मैसेज है, जो उसका नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, उसको एक लार्ज ऑडियंस तक जो है वो फैलाया जा सके। जो कि स्पेशली क्या थे, वो जो इलिटरेट्स थे, उनको इन्हीं चीजों के जरिए, उनको डांस के जरिए, उनको गाने के जरिए, उनको पोएट्री के जरिए ही इन सारे जो कॉमन आइडेंटिटी का एक फीलिंग है, जो सेंटिमेंट है, उसको डेवलप किया जा सकता है। क्लियर? तो ये सारी चीजें। एक हम बात करते हैं कॉरोल कर्बेंस्की की, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक। ये इन्होंने जो नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया है, कैसे? अपने ओपेराज और अपने म्यूजिक के थ्रू, ठीक है, कि डांस लाइक द पोलोनेज एंड मजूरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल। की इन्होंने अपने ओपेरा को, उन्होंने अपने म्यूजिक, अपने डांस को ही एक नेशनलिस्ट सिंबल के तौर पे जो है वो रिप्रेजेंट किया है, और नेशनलिस्ट स्ट्रगल को क्या किया है, उन्होंने सेलिब्रेट किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं बच्चों हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट की। कि हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, इन तीनों चीजों का यहाँ पर हमको क्या मतलब देखने को मिल रहा है। 1830s को माना गया है द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। के पूरे यूरोप में हमको ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप देखने को मिलती है। कब? 1830s के टाइम पे, ठीक है। एक इनॉर्मस इंक्रीज देखने को मिलता है इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। अब आप जानते हो कि जैसे कि अगर एक इनॉर्मस इंक्रीज होगा पॉपुलेशन का, तो कहीं ना कहीं डिमांड भी ज्यादा बढ़ेगी, और उस टाइम पे इतनी ज्यादा जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं थी, ठीक है। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है बट एम्प्लॉयमेंट तो मिल नहीं रही है, डिमांड भी बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन के साथ साथ। क्लियर? जो लोग ऐसे रूरल एरियाज में भी जो रहते थे, बट वो सिटीज में जब वो माइग्रेट कर जाते हैं, तो छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियों में उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। स्लम्स का जो है वो फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। बहुत ही ज्यादा जो ओवर क्राउडेड स्लम्स जो है वहां पे क्रिएट होने लगे थे, और जो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, उनको काफी ज्यादा जो है स्टिफ कॉम्पिटिशन भी फेस करना पड़ रहा था। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि जो चीप जो मशीन मेड गुड्स हो रहे थे इंग्लैंड। अब आपको पता है कि यूरोप में इतना पहले आपको जो है, हम फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस में इतना पहले आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को नहीं मिला है, बट इंग्लैंड में जो है पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था। तो इंग्लैंड के जो गुड्स हैं, जो मशीन मेड गुड्स हैं, तो वो चीपर रेट में जो है वहां तक पहुंच रहे थे फ्रांस में। बट वहां के जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, उनको काफी ज्यादा जो है स्टिफ कॉम्पिटिशन का फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो वहां पे देर से पहुंचा। दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। यहाँ पर टेक्सटाइल प्रोडक्शन की भी सेम यही हालत हो रही थी। क्लियरली यूरोप where the aristocracy still enjoyed power, peace and struggle। कि एरिस्टोक्रेसी जो कि रिच और पावरफुल क्लास थी, उनके पास तो ऑलरेडी पावर थी, उस पावर को एंजॉय भी कर रहे थे, बट एग्जैक्टली में जो स्ट्रगल कर रहे थे वो कौन थे? वो हमारे पीजेंट्स थे। क्लियर? एक तो फ्यूडल ड्यूज भी थे, ऑब्लिगेशंस भी थे, तो और भी सारी चीजें
उनका प्रोडक्शन हो रहा था, जो इतना क्रॉप फेलियर की हम बात करें, चाहे हम उनका कल्टीवेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा था, एक्स्ट्रा उनको जो टैक्सेस को भी पे करना पड़ रहा था, फ्यूडल ड्यूज को भी देना पड़ रहा था। तो इन सारी चीजों की वजह से जो पीजेंट्स वाला ग्रुप था वो काफी ज्यादा जो है स्ट्रगलिंग फेज में देखने को मिलता है। द ईयर 1848 वॉज वन सच ईयर। 1848 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर फूड शॉर्टेज देखने को मिल रही है, ठीक है, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है। कहाँ पर, ठीक है, ब्रॉड द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑफ द रोड, कि पेरिस की जो पॉपुलेशन है वो भी रोड पर आ गई। क्लियर, कि इतना ज्यादा मतलब जब फूड शॉर्टेज देखने को मिला, अनएम्प्लॉयमेंट ही बहुत ज्यादा हो गई थी। कहाँ, कब हो गई थी? 1848 की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो बैरिगेड्स को इरेक्ट करना पड़ा, मतलब जो सारी की सारी पॉपुलेशन थी वो रोड पर आ गई थी, जिसके जरिए लुइस फिलिप को क्या करना पड़ा, उस देश को छोड़कर भागना पड़ा। दैट्स इट। अब आगे देखते हैं। जब हम आगे बात करते हैं कि नेशनल असेंबली का जब फॉर्मेशन हुआ था, तो नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21। तो नेशनल असेंबली ने क्या किया बच्चों, नेशनल असेंबली ने उसको क्या किया, रिपब्लिक प्रोक्लेम किया अपने स्टेट को, और सफरेज प्रोवाइड की टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21, ठीक है, और गारंटी भी दी किसकी, राइट टू वर्क की। क्लियर। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी एक देख लेते हैं कि एक कॉटन विवर का एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। इसमें क्या हुआ था कि इन दिस विलेज कॉटन वेविंग इज अ मोर वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन, ठीक है, विलेज की यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पर कॉटन वेविंग जो है एक वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन था। द माइजरी ऑफ द वर्कर इज एक्सट्रीम, बट जो वर्कर्स थी उनकी माइजरी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे थी, बहुत स्ट्रगलिंग फेस में थे। ऑन जून, यहाँ पे बात कर रहे हैं 4 जून की यहाँ पे बात करिए, एक स्टोरी यहाँ पे बताई जा रही है कि 4 जून को 2 बजे जो है एक लार्ज क्राउड ऑफ विवर्स देखने को मिल रहा है कि अपने घरों से लोग निकलकर, जो भी उनके कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह थे, जो ट्रेडर्स वगैरह थे, उनके जो है मेंशन तक वो लोग पहुंचे, और वहां पर ग्रुपिंग की उन लोगों ने, फोर्स देयर वे इनटू द हाउस। उनके जो भी सारे जो विंडो पेन्स थे, फर्नीचर्स थे, प्रोक्लेन थे, जो भी सारे उनके घर वगैरह, जो भी सारी उनकी चीजें थी, जो प्राइवेट उनका अपना जो खुद की उनकी चीजें थी, उन सबको उन्होंने काफी ज्यादा तोड़ फोड़ की, उसको उन्होंने स्मैश किया सारी चीजों को। एंड द ग्रुप ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस, और जो दूसरा ग्रुप था उसने क्या किया, वो स्टोर हाउस में एंटर हुआ, जो सारे उनकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे उस सबको भी उन्होंने जो काफी ज्यादा स्प्लेंडर उस पर क्रिएट किया उन्होंने। सप्लाईज ऑफ क्लॉथ विच दे टोल्ड टू शेड। तो कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विद हिज फैमिली, कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना पड़ा, उसको भागना पड़ा अपनी फैमिली के साथ उधर नियरबिंग विलेज। क्लियर। और वहां पर भी उसको शेल्टर नहीं प्रोवाइड किया गया। तो ये ऐसी स्टोरी यहाँ पे बताई गई है कि इतना ज्यादा लोग जो है वो परेशान हो चुके थे अपने स्ट्रगलिंग फेज से, अपने प्रॉब्लम से, कि उन्होंने सीधा की सीधा क्या किया, जो भी वहां के उनके कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन पर ही उन्होंने अटैक करना जो है शुरू कर दिया था। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं आगे। हम आगे बात करते हैं द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स की, कि लिबरल्स का जो रेवोल्यूशन है वो कैसे क्रिएट हुआ। Parallel to the revolts of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle class। ठीक है, रेवोल्यूशन किसके थ्रू स्टार्ट हुआ था, एजुकेटेड मिडिल क्लास के थ्रू। इवेंट ऑफ फरवरी 1848। अब हम फरवरी 1848 के इवेंट की बात करें। जो भी सारी स्टोरीज बच्चों यहाँ पे चल रही है सबको एक सीरीज में रखना। एक सीरीज में जब आप स्टोरीज को समझोगे कि पहले क्या हुआ था, दिन क्या हुआ, दिन क्या हुआ एंड एंड में क्या हुआ, तब आपको क्लियरली पता रहेगा कि आंसर लिखते वक्त आपको कहाँ पर कौन से स्टेटमेंट का यूज करना है, आपको कौन से स्टोरी का यूज करना है, कहाँ पर आपको क्या लिखना है। तो इसके लिए आपको एक सीरीज में सबको समझने की जरूरत है। had brought about the abdication of the monarch। जैसे कि बात कर रहे हैं कि फरवरी 1848 में क्या हुआ, मोनार्क का क्या हुआ, एब्डिकेशन हुआ, मोनार्की को हटाया गया और रिपब्लिक को वहां पे स्टैब्लिश किया गया ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज। ठीक है, यूनिवर्सल मेल सफरेज के साथ अब देखो वर्ड यूज किया गया है ओनली मेल। अभी भी यहाँ पर फीमेल को वोटिंग राइट जो है वो नहीं दिया गया है। In other parts of Europe where independent nation state did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, the Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle classes combined their demands for constitutionalism with national unification। कि जब हम अलग अलग स्टेट्स की बात कर रहे हैं यूरोप के, अगर हम अदर पार्ट्स की बात करें जहां पर नेशन स्टेट अभी तक जो है फॉर्म नहीं हुआ था, चाहे जर्मनी की बात करें, इटली की बात करें, पोलैंड की बात करें, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की बात करें, तो यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा क्या रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा था। लोग डिमांड कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वहां पर लाया जाए, नेटो की जो सारे स्टेट्स हैं उनका यूनिफिकेशन क्रिएट किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया जाए। तो इन सारी चीजों का हम देख रहे हैं कि अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में भी
जो फ्रांस में हो रहा था उसका काफी ज्यादा असर देखने को मिला। अब यहाँ पे जो डिमांड की जा रही थी वो डिमांड क्या थी, क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होना चाहिए जो उनका नेशन स्टेट वो क्रिएट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रीडम हो प्रेस का और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो। तो ये सारी क्या की जा रही थी, डिमांड की जा रही थी कि ऐसे ही वो गवर्नमेंट जो है वो लोग वहां के चाह रहे थे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन जर्मन रीजन लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस whose numbers for middle class professionals, businessmen, prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for all German National Assembly। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जर्मनी का यूनिफिकेशन किस तरीके से हुआ, कौन कौन सी चीजें वहां पर हुई। तो जब हम जर्मन रीजन की यहाँ पे बात करते हैं तो जो डिफरेंट ग्रुप के जो लोग थे, डिफरेंट सेक्शंस के जो लोग थे वो एक साथ आए, कहाँ पर, फ्रैंकफर्ट में आए और उन्होंने वोट किया किसके लिए, जर्मन नेशनल असेंबली के लिए। किसके लिए वोट किया, जर्मन नेशनल असेंबली के लिए उन्होंने वोट किया। अब हम डेट देख लेते हैं, 18th of May 1848। ठीक है, कब की बात कर रहे हैं बच्चों, 18th of May 1848 की यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, 831 कितना 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च इन अ फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। कि फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट में वहां पर 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मार्च करते हुए आए। पहले वोटिंग हुई, ठीक है, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पर इलेक्ट किया गया और वो मार्च करते हुए जो है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में आए। ठीक है, जो कहां पर थी, चर्च ऑफ सेंट पॉल में। क्लियर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया फॉर द जर्मन स्टेट। क्लियर। and which headed by the monarchy subject to a parliament। Clear। When the deputies offered the crown on the terms to Frederick William IV, king of Prussia, किंग ऑफ प्रशिया को जो है वहां का क्राउन जो है, जब जो सारी जो डेप्यूटीज थी उस पार्लियामेंट में, जब हम यहाँ पे जर्मन पार्लियामेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, फ्रैंकफर्ट की बात कर रहे हैं, तो किसको दिया गया था, किसको ऑफर किया गया था, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को ऑफर किया गया था कि वो इसको हेड करें। और वो कौन थे, वो थे किंग ऑफ प्रशिया। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly। उन्होंने इसको रिजेक्ट भी कर दिया और अदर मोनार्कीज के साथ मिलकर उन्होंने इस पार्लियामेंट का, इस जो इलेक्टेड असेंबली थी 831 रिप्रेजेंटेटिव्स की फ्रैंकफर्ट में, उसको उन्होंने क्या किया, अपोज किया। While the opposition of aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded। अब आप देख रहे हो कि इतना सारा ज्यादा क्या हो गया, अपोजिशन क्रिएट हो गया। ठीक है, लोग अपोज, जो भी सारी एरिस्टोक्रेसी थी, ठीक है, जो मिलिट्री थी, वो सारी क्या हो गई, अपोजिशन में खड़ी हो गई। तो इसकी वजह से जो पार्लियामेंट का बेस था वही इरोड हो गया। क्लियर। द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेस हु रेजिस्टेड द डिमांड ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसंस एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। अब देखो, अब ये देख रहे हो कि जो मोस्टली जो सेक्शंस जो वहां पर इलेक्ट करने के लिए आए हुए थे फ्रैंकफर्ट में, मोस्टली मिडिल क्लास के लोग थे। अब जो मिडिल क्लास थे उन्होंने जो कि वर्कर्स की जो डिमांड थी, जो आर्टिसंस की डिमांड थी, उसको तो उन्होंने सुना ही नहीं, उसको उन्होंने क्या कर दिया, रेजिस्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनको अपना सपोर्ट क्या करना पड़ा, खोना पड़ा। तो इसकी वजह से एट द एंड हम देखते हैं कि असेंबली क्या हो जाती है, असेंबली डिसबैंड हो जाती है। क्लियर, ये सारी चीजें। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या देखते हैं, अब आगे इसमें क्या बोला गया है बच्चों, ये देखिए, यही रही हमारी क्या है, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। आपको इमेज में दिख रहा होगा कि हमारी क्या है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अब आप ये देखिए, नोटिस द वुमेन इन द अपर लेफ्ट गैलरी। अपर लेफ्ट गैलरी में आप ये देख सकते हो कि वुमेन्स को वहां पर सिर्फ एज अ ऑब्जर्वर रखा गया था। ठीक है, नॉट एज अ मेंबर। क्लियर। अब क्या किया गया, when the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women was admitted only as observer। उनको सिर्फ as a observer ही वहां पर बुलाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, थ्रू कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। ठीक है, कि जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस, जैसे कि हमने देखा कि मोनार्कीज ने काफी ज्यादा अपोज किया था पार्लियामेंट का, तो कोशिश तो उन्होंने बहुत की थी, बट एट द एंड हम ये भी देखते हैं कि जो ओल्ड ऑर्डर था, जो पुराना ऑर्डर था, वो कंप्लीटली जो है वो रिस्टोर नहीं कर पाए।
monarchs were beginning to realize that the cycle of revolution and repression could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries. अब जब उन्होंने इतना अपोजिशन जो क्रिएट किया, बट इसकी वजह से भी वो कंप्लीट अपना पुराना ऑर्डर जो है वापस नहीं ला पाए, तो उनको समझ में आया कि अगर हमको ये रेवोल्यूशन से बच के रहना है, ये जो रेवोल्यूशन रेप्रेशन वाली चीजें चल रही हैं कॉन्टिन्यूअस, अगर इससे हमको छुटकारा पाना है, तो ये जो सारे लिबरल और जो नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज हैं, इनको थोड़ा बहुत हमको कंसेशन जो है वो देना ही पड़ेगा. Hence, in the year after 1848, after 1848 की हम बात कर रहे हैं, तो ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप began to introduce the changes. अब यहाँ पर हमको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, कहाँ पर? वेस्टर्न यूरोप की यहाँ पे बात हो रही है. सर्वडम की बात करें या बॉन्डेड लेबर्स की बात करें, उसको अबॉलिश कर दिया गया. क्लियर? क्या किया गया? उसको अबॉलिश कर दिया गया. द हैब्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियन. सो हैब्सबर्ग जो रूलर था, जो कि पूरा ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर पे जो रूल कर रहा था, उसने थोड़ी सी हंगेरियंस को ऑटोनॉमी प्रोवाइड की. कब? 1867 में. तो आपको ये थोड़ा सा सीरीज ऑफ इवेंट्स और डेट्स वगैरह आपको याद रखनी पड़ेंगी बच्चों. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली. जर्मनी एंड इटली की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला गया? जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन को भी हम जल्दी से देख लेते हैं कि क्या चीजें हैं यहाँ पे. हाँ, जब हम बात करते हैं जर्मन यूनिफिकेशन की, ठीक है, जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड अ नेशनल स्टेट. तो जब हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जर्मन्स की, हु इन 1848 ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट. ठीक है, जब हम देख रहे हैं कि हमने 1848 में ही हमने देखा कि कैसे उन्होंने पार्लियामेंट को इलेक्ट करके इसकी कोशिश तो की, बट इतना वो कम्प्लीटली जो है वो हो नहीं पाया था. क्लियर? फ्रॉम देयर प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप. तो प्रशिया ने वहां पर लीडरशिप ली कि वो उसको जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट करना ही करना है. वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे, कहाँ के? प्रशिया के जो चीफ मिनिस्टर थे, ओटो वन बिस्मार्क. ओटो वन बिस्मार्क का बच्चे बहुत ही ज्यादा हमको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है जर्मनी यूनिफिकेशन में. कि अगर जर्मनी यूनिफिकेशन की बात हुई है, तो ओटो वन बिस्मार्क की बात होना ऐसा हो ही नहीं सकता. शुरुआत भी इनसे होती है, एंड भी इनसे ही होती है, कि इन्हीं के जो बदौलत जो है हमको जर्मनी का यूनिफिकेशन जो है वो देखने को मिलता है. इनको बोला जाता है चीफ आर्किटेक्ट हैं. किसके? चीफ आर्किटेक्ट हैं ये जर्मन यूनिफिकेशन के. कौन है? ओटो वन बिस्मार्क. क्लियर? अब हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखते चलते हैं कि क्या चीजें यहाँ पे बताई गई हैं. हाँ, Otto von Bismarck was the architect of this process carried out with the help of Prussian army. प्रशिया का तो ऑलरेडी उसको सपोर्ट था ही था. 3 wars over 7 years की 7 सालों में 3 बार जो है 3 लड़ाइयां जो है वो लड़नी पड़ी थी. किसके साथ? एक बार ऑस्ट्रिया के साथ, एक बार डेनमार्क के साथ, एक बार फ्रांस के साथ. एंड एट द एंड क्या हुआ? प्रशियन विक्ट्री हुई और प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन क्रिएट हुआ. क्लियर? प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन क्या हुआ? कंप्लीट हुआ. 7 सालों में 3 लड़ाइयां लड़नी पड़ी, ऑस्ट्रिया के खिलाफ, डेनमार्क के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ, एंड एट द एंड प्रशिया की जीत होती है और यूनिफिकेशन क्या होता है? कंप्लीट होता है. इन जनवरी 1871 द प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट, उनको क्या बनाया जाता है? जर्मन एम्परर बनाया जाता है. ठीक है, वर्सेलिस में ही एक सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया जाता है और विलियम फर्स्ट को क्या बनाया जाता है? जर्मन एम्परर बनाया जाता है. अब वो चीजें कैसे हुई कि कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871 यहाँ पर एक असेंबली जो है वो ऑर्गेनाइज होती है. ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आर्मी होते हैं, प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो है प्रशियन मिनिस्टर्स भी होते हैं, ओटो वन बिस्मार्क भी होते हैं. वो सारे क्या कहाँ पे? ठीक है, जो भी पेरिस ऑफ वर्सेलिस है वहां पर वो इकट्ठा होते हैं और कैसर विलियम फर्स्ट को, ठीक है, क्या बनाते हैं? नया जर्मन एम्परर बनाते हैं. क्लियर? उनके हाथ में उसको उस जर्मनी की कमान जो है वो थमा दी जाती है. क्लियर? तो ये सारी चीजें और जो भी सारी चीजें उन्होंने एक्स्ट्रा की, लाइक मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी, वो सब उनके द्वारा जो है नेक्स्ट जो है वो किया गया. क्लियर? अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि आगे कौन सी चीजें हैं. अब हम बात कर लेते हैं इटली की यूनिफिकेशन की. क्लियर? किसकी बात करते हैं? इटली की यूनिफिकेशन की. जर्मन यूनिफिकेशन हमने देख लिया. इटली यूनिफिकेशन में हमने देखा है कि आपको जिप्सी मैजनी का भी काफी ज्यादा रोल देखने को मिलता है. लाइक जर्मनी, इटली टू हैड वेरी लॉन्ग हिस्ट्री. इटली की भी अपनी एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है. पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन काफी ज्यादा देखने को मिला है यहाँ पे. डिफरेंट जो है डायनेस्टिक भी यहाँ पर रही है, प्रिंसिपैलिटीज रही हैं. ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स. ठीक है, मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो इटली कितने स्टेट्स में डिवाइडेड था? 7 स्टेट्स में इटली
डिवाइडेड था। एक ऐसा स्टेट था लाइक सार्डिनिया पिडमोंट, जो कि वहां पर इटालियन प्रिंसली हाउस जो है वो रूल कर रहा था। बाकी जो अलग अलग जो स्टेट्स है वहां पर अलग अलग जो है वो डायनेस्टीज रूल कर रही थी। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म, जो इटालियन लैंग्वेज है उसके पास भी अपना एक कॉमन फॉर्म नहीं था। ठीक है, वहां पर भी हमको उस लैंग्वेज में भी हमको रीजनल और लोकल हमको वेरिएशंस देखने को मिल रहे थे। जब हम जिप्सी मैजनी की बात करते हैं बच्चों, तो उनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है, इटली को यूनिफाई करने में। He had also formed a secret society, इनकी एक सीक्रेट सोसाइटी थी यंग इटली, जिसका हमने पहले भी बात किया था। एक यंग इटली भी थी और यंग यूरोप भी थी। क्लियर? The failure of the revolutionary uprising both in 1831 and 1848 made that the mantle now fell on Sardinia Piedmont, कि दो बार फेलियर को देखने के बाद, ठीक है, एक बार 1831 में कोशिश की गई थी, नेक्स्ट 1848 में कोशिश की गई थी, बट इसके फेलियर होने के बाद जो सारा का सारा जो भार है वो किसके ऊपर डाल दिया गया? सार्डिनिया पिडमोंट के अंडर में। आप वही जो है इटली का यूनिफिकेशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। वहां के राजा कौन थे? विक्टर इमानुएल सेकंड, ठीक है, इन्हीं के ऊपर सारा दारोमदार आ गया था कि इन्हीं को सब कुछ करना है। In the eyes of the ruling elites of the region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. क्या कोई भी देखो स्टेट है बच्चों की, अगर एक टाइम के बाद अब वो यूनिफाई हो रहा है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी बनती है, पॉलिटिकल डोमिनेशन क्रिएट करने की स्टेबिलिटी हमको देखने को मिल रही है। जब उसकी यूनिफिकेशन की बात करते हैं तो क्या चीजें हो रही हैं यहाँ पे देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जब सार्डिनिया पिडमोंट की बात की, जिसके राजा कौन थे? विक्टर इमानुएल सेकंड, ठीक है। चीफ मिनिस्टर की हम बात करते हैं, कैवोर। चीफ मिनिस्टर कौन थे? कैवोर थे। हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाइड द रीजन्स ऑफ इटली वाज नाइदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। जब हम कैवोर की बात करते हैं बच्चों, इनके लिए भी क्वेश्चन आता है कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। इनका अभी भी आता है, जब आप नेक्स्ट हायर स्टडीज परस्यू करोगे तब भी वहां पर आपको इनका देखने को मिलेगा कि ये कौन थे। ये ना ही रेवोल्यूशनरी थे ना ही डेमोक्रेट थे। Like many other wealthy and educated members of the Italian elite, he spoke French much better than he did Italian. कि ये जैसे कि हमने बताया कि फ्रेंच बोलना ही कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो सारे वेल्दी और एजुकेटेड मेंबर्स थे इटालियन एलिट के, उन्हीं की तरह ये भी फ्रेंच काफी अच्छा बोलते थे देन इटालियन। थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कैवोर, ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जर्मनी में जर्मन यूनिफिकेशन में बिस्मार्क का रोल देखने को मिलता है, सेम टू सेम वैसे इटालियन यूनिफिकेशन में हमको कैवोर का भी रोल देखने को मिलता है। हम देख रहे हैं कि सार्डिनिया पिडमोंट सक्सीड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859, कि 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट कर दिया गया, किसके द्वारा? सार्डिनिया पिडमोंट के द्वारा। क्लियर? Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under leadership of Gypsy Garibaldi. Next हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जिप्सी गैरिबाल्डी की। 1860 they marched into the South Italy and Kingdom of Two Sicilies and succeeded in winning the support of local peasants to drive out the Spanish ruler. कि स्पेनिश रूलर को वहां से हटाने में, ठीक, कहाँ पे? हम साउथ इटली की बात कर रहे हैं और किंगडम ऑफ टू सिलिसिस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से उन्होंने लोगों के बीच जो है अपने सपोर्ट को उन्होंने हासिल किया और स्पेनिश रूलर को वहां से थ्रो आउट किया। तब 1860 में किसने किया? जिप्सी गैरिबाल्डी। तो हमको इंपॉर्टेंट नाम देखने को मिल रहा है। जिप्सी मैजनी का हमने देखा, कैवोर का देखा और अब जिप्सी गैरिबाल्डी का हम देख रहे हैं। 1861 में विक्टर इमानुएल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। यहाँ पे किसको राजा बनाया गया? विक्टर इमानुएल सेकंड को बनाया गया। However, much of the Italian population among them whom rates of illiteracy was very high. अब देखो आपको पता है कि पहले की जो पॉपुलेशन भी थी तो काफी ज्यादा इलिटरेट्स की जो स्ट्रेंथ थी वो ज्यादा देखने को मिलती, तो उन्हें इन सारी चीजों के बारे में इतना नहीं पता था। तो the peasant masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia. तो जो इटालिया वर्ड है, ठीक है, हम इटली की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जो इटालिया जो वर्ड है उन्होंने कभी सुना ही नहीं था कि इटालिया क्या होता है। तो उनको क्या लगता था जो इटालिया बोला जाता है वो क्या है? ला टैलिया है। क्या है वो? ला टैलिया है। और उसको वो लोग विक्टर इमानुएल की वाइफ मानते थे। उनको इटालिया का मतलब भी नहीं पता था कि इटालिया उनके लिए क्या है। वो जो कुछ भी यूनिफिकेशन हुआ है, बिकॉज दे वर इलिटरेट, तो उनको इतना ज्यादा वो इन सारी चीजों के लिए क्या थे, वो अनअवेयर थे। उन्हें इटालिया के बारे में नहीं पता था। वो ला टैलिया उसको बिलीव करते थे और क्या मानते थे कि वो विक्टर इमानुएल की वाइफ है। क्लियर? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जब हम बच्चों बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं?
यूनिफिकेशन की हम यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं कि देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू 18th सेंचुरी की 18th सेंचुरी के पहले पहले हमको कोई ब्रिटिश नेशन जो है वो देखने को नहीं मिलता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है. द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहैबिटेड द ब्रिटिश इल्स वाज एथनिक वंस सच एज इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश. कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 18th सेंचुरी से पहले पहले हमको कोई ब्रिटिश नेशन देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि जो लोग हैं उनके जो वेरिएशन थे उनके एथनिसिटी में, एथनिक के बेसिस पे, एथनिक परसेप्शन के बेसिस पे हमको पता चला था कि कौन इंग्लिश है, कौन वेल्स है, कुछ स्कॉट थे, कुछ आयरिश थे. ठीक है, ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन. सबका अपना अपना कल्चर ट्रेडिशन था, पॉलिटिकल ट्रेडिशन था. ठीक है, अपने ग्रुप वाइज जो है वो लोग रहते थे. बट एज अ इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रेव इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर, इट वाज एबल टू एक्सटेंड हिज इन्फ्लुएंस. जब इंग्लिश नेशन, हम यहाँ पे जब हमने अलग अलग ग्रुप्स की बात की, लाइक इंग्लिश हो गया, वेल्श हो गया, स्कॉट हो गया, आयरिश हो गया, जब इंग्लिश नेशन जो है वो पावर उसने गेन की, जब वो इम्प्रूव हुआ, जब वो ग्रो हुआ, तो उसने क्या किया, अपने सारे इन्फ्लुएंस को एक्सटेंड करने की कोशिश की, और जो अदर नेशंस थे उनको उसने क्या किया, कैप्चर किया. Clear? The English Parliament who has seized power for the monarchy in 1688 at the end of the protracted conflict was the instrument through which a nation state with England at the center came to be formed. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंग्लिश पार्लियामेंट जो है उसने पावर कब सीज की. ठीक है, 1688 में. मोनार्की की बात क्या हुआ, मोनार्की से पावर सीज हुई, किसके हाथ में गई, इंग्लिश पार्लियामेंट के हाथ में गई 1688 में. काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद अब वो एज अ नेशन स्टेट जो है वो इमर्ज हुआ. द एक्ट ऑफ यूनियन 1707. ठीक है, इस एक्ट को आप याद रखिएगा, वन वर्ड में आ सकता है, बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड. इसी एक्ट ऑफ यूनियन के चलते जो है यहाँ पर हमको फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हमको देखने को मिल रहा है बच्चों, किसकी वजह से. ठीक है, इस एक्ट के जरिए, एक्ट किसका है, एक्ट 1707 का है. And in fact that English was able to impose on influence और स्कॉटलैंड की इंग्लिश का जो इन्फ्लुएंस है, जो इंग्लैंड का जो इन्फ्लुएंस है वो हमको स्कॉटलैंड पे देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दिस एक्ट. क्लियर. नेक्स्ट, the British Parliament was henceforth डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर्स. अब इंग्लिश पार्लियामेंट, जाहिर सी बात है बच्चों के इंग्लिश मेंबर्स वहां पर होंगे ही होंगे. ठीक है, बट उसका इन्फ्लुएंस हमको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, स्कॉटलैंड में भी देखने को मिल रहा है. तो द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मेड द स्कॉटलैंड एक्सटेंसिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वाज सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड. अब आप देख रहे हो कि इंग्लैंड का जो इन्फ्लुएंस है वो स्कॉटलैंड पे देखने को मिल रहा है. दैट मीन्स कि अगर इंग्लिश जो भी उनकी एथनिसिटी है वो ग्रो हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो स्कॉटलैंड का अपना कल्चर होगा वो सप्रेस होगा इसके जरिए. The Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression. उनको क्या सफर करना पड़ रहा था, जो भी स्कॉटिश हाईलैंड पे जो लोग रह रहे थे, कौन से, कैथोलिक जो क्लैन के लोग थे, उनको काफी ज्यादा डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा था. अब वहां पर उन्होंने कोशिश की किसकी, इंडिपेंडेंस को गेन करने की कोशिश की. ठीक है, द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज, क्योंकि उनको जो उनकी अपनी लैंग्वेज थी, उनकी अपनी जो गैलिक लैंग्वेज थी उसको ही उनको बोलने से मना कर दिया गया था. ठीक है, और to wear their national dress and large numbers was forcibly driving out of their homeland. क्यों उनको अपने होमलैंड से भी क्या कर दिया गया था, डिस्प्लेस कर दिया गया था, जस्ट बिकॉज कि दे वांटेड इंडिपेंडेंस. क्लियर. आयरलैंड सफारा सिमिलर फिट, जैसा कि स्कॉटलैंड के साथ हुआ, सेम टू सेम वही चीजें हमको आयरलैंड के साथ भी देखने को मिलती हैं. अब आपको पता होगा कि अगर जो हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं, तो उसमें कौन कौन है, उसमें इंग्लैंड भी है, स्कॉटलैंड भी है और आयरलैंड भी है. तो इंग्लैंड तो समझ में आता है, बट स्कॉटलैंड की हमने स्टोरी देखी कि उसका कैसे एंटर हुआ वो ग्रेट ब्रिटेन में, सेम टू सेम वैसे ही हम आयरलैंड का भी देखते हैं कि उसने भी काफी ज्यादा जो है वो सफर किया इसकी वजह से. ठीक है, इट वाज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स. आयरलैंड में क्या था, आयरलैंड में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कंट्री है वो काफी ज्यादा क्या थी, डिवाइडेड थी, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में डिवाइडेड थी. क्लियर. द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री. ठीक है, इंग्लिश क्या कर रहे थे, इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प कर रही थी कि उनका डोमिनेंस जो है वो स्टैब्लिश किया जा सके, जबकि कैथोलिक की वहां पर पॉपुलेशन हमको ज्यादा देखने को मिलती है. द कैथोलिक रिवॉल्ट, तो कैथोलिक्स ने क्या किया, रिवॉल्ट किया. ठीक है, बट उनके रिवॉल्ट को क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया. तो एक फिर से क्या किया गया, एक रिवॉल्ट किया गया, बट एक फेल्ड रिवॉल्ट किया गया. वॉल्फ टॉन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन
ठीक है 1798 में, बट क्या हुआ, वो भी फेल हो गया एंड फाइनली आयरलैंड को इनकॉर्पोरेट होना पड़ा यूनाइटेड किंगडम के साथ 1801 में। हम देखते हैं कि स्कॉटलैंड कब मर्ज हुआ था 1707 में और आयरलैंड कब हो गया 1801 में। तो एक न्यू ब्रिटिश नेशन जो है वो इमर्ज होकर आया जिसको हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। क्लियर। और उसका सिंबल क्या है, ब्रिटिश फ्लैग है, दैट इज यूनियन जैक। नेशनल एंथम क्या है, गॉड सेव अवर नोबल किंग। द इंग्लिश लैंग्वेज, काफी ज्यादा उसको प्रमोट किया गया। ठीक है, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द विजुअलाइजिंग द नेशन, कि नेशन को हम कैसे विजुअलाइज करते हैं। हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को कैसे एज अ वुमेन जो है उसको पर्सनिफाई किया गया था। तो उसी चीज को हमने कहा था ना कि हम जब एंड में देखेंगे कि अदर जो एलिगरीज वगैरह हैं उसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, कि आपको देखा होगा आपने कि मोस्टली जो है पर्सनिफिकेशन किया जाता है, जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है मोस्टली वो फीमेल फिगर्स का किया जाता है। ठीक है, nations were then portrayed as female figures. The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman. कि जो भी फीमेल फिगर वहां पे चूज किया जा रहा है एज नहीं है, ठीक है, वो वुमेन जो है वो इन रियलिटी वो एग्जिस्ट नहीं करती। इट इज जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ये क्या है, सिर्फ एक आइडिया है, ठीक, जो एक नेशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फीमेल फिगर ही क्या है, एलिगरी है ऑफ द नेशन, की नेशन को वो क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर। These ideals were represented through specific object। जैसे हम लिबर्टी, जस्टिस या रिपब्लिक की बात करते हैं तो ये सारे जो आइडियाज हैं इनको कैसे किया, इनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि स्पेसिफिक सिंबल से, स्पेसिफिक फिगर से, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से। क्लियर। जब हम लिबर्टी की बात करते हैं तो इसका क्या है, रेड कैप है, ब्रोकन चेन है। ठीक है, लिबर्टी को कैसे सिंबलाइज किया जा रहा है, एज अ रेड कैप और ब्रोकन चेन। ये आपको याद रखना है। ये आपको मैच द कॉलम में भी आ सकता है कि लिबर्टी हो गया, जस्टिस हो गया, ठीक है, या रिपब्लिक हो गया। आपको मैच करने के लिए भी बोल देगा कि बताइए किसका जो है एट्रीब्यूट कौन सा है, कौन किसको सिंबलाइज कर रहा है। तो उसी तरीके ऐसे क्वेश्चंस भी आपके बन सकते हैं, तो उस पर फोकस रखिएगा। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। जस्टिस की हम जब बात करते हैं तो जस्टिस इज जनरली अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमन। ठीक है, क्या है, ब्लाइंड फोल्डेड वुमन है, इसके हाथ में क्या है, वेइंग स्केल है। तो जस्टिस को ऐसे क्या किया गया है, पर्सनिफाई किया गया है। अब जस्टिस से आप अगर आप रिसेंट एग्जांपल देखो तो इंडिया में क्या किया गया है, जो ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन जो जस्टिस को रिप्रेजेंट करती थी, जो हमारी जस्टिस वुमेन थी, उनके आंखों से क्या कर दी गई, उनके आंखों से पट्टी अब हटा दी गई है। इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, हम इस पे आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। और भी हम देखते हैं सिमिलर जो है फीमेल एलिगरीज भी हम देखते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस की। जब हम फ्रांस की बात करते हैं बच्चों, फ्रांस में कौन है, फ्रांस में कौन है, क्रिस्टिन मैरिने। ठीक है, फ्रांस में कौन है, क्रिस्टिन मैरिने है। ठीक है, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। तो फ्रांस का हम देख रहे हैं यहाँ पे एलिगरी कौन है, क्रिस्टिन मैरिने है। क्लियर। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी है, लिबर्टी हो गया, रिपब्लिक हो गया। जैसे कि रेड कैप हम बात कर रहे हैं, ट्राई कलर हो गया, कॉकेड हो गया। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ मैरियन, ठीक है, हम उनको देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो है पब्लिक स्क्वायर्स में उनको इरेक्ट किया गया है ताकि इसको, इस आइडिया को ग्लोरीफाई किया जा सके। ठीक है, इस नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी को ग्लोरीफाई किया जा सके। जर्मनी में हम बात करते हैं बच्चों, जर्मनी की एलिगरी कौन है, ठीक है, जर्मानिया। ठीक है, जर्मनी की एलिगरी कौन है, जर्मानिया। ठीक है, फ्रांस की कौन थी, मैरियाने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जब हम जर्मानिया की बात करते हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, क्राउन ऑफ ओक लीव्स उन्होंने पहना हुआ है, एंड जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। ठीक है, और जर्मन ओक किसके लिए स्टैंड करता है, हीरोइज्म के लिए। ठीक है, इसकी हम वहां पे बात कर रहे थे। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे ये जर्मानिया है। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख रहे होगे, किसकी है ये, जर्मानिया की। इन्होंने देखो क्राउन ऑफ ओक लीव्स जो है वो पहना हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, उसको उन्होंने पहना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ आप यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज, हाँ, जैसे कि मैंने बोला था कि मैच द कॉलम करके भी आपका आ सकता है, तो उस पर दिया हुआ देखिए, इसको आप आसानी से इसको आप याद कर सकते हो। ब्रोकन चेन हो गया, दैट मींस बीइंग फ्रीड। ब्रेस्ट प्लेट हो गया, क्राउन ऑफ ओकलीस हो गया, स्वार्ड है, ऑलिव ब्रांच है। ठीक है, गोल्ड ट्राई कलर फ्लैग का हो गया, रेज ऑफ राइजिंग सन हो गया। तो इन सबका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, दीज आर द एट्रीब्यूट, दीज आर द सिंबल्स, और इनका मतलब क्या है ये आप यहाँ से याद कर सकते हो सकता है ऐसा मैच द कॉलम करके आपके क्वेश्चन जो है वहां से क्रिएट हो जाए, तो इस पे आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो जर्मानिया की ही इमेज देख रहे हो, यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लो।
ठीक है, हमने पहले भी देखा था वहां पे जर्मनिया की इमेज, यहाँ पर जर्मनिया कैसी है, गार्डिंग द राइन, ठीक है, यहाँ पे जो उनका प्लेस है, जो नेशन है, उसको वो गार्ड कर रही है, क्लियर। तो यहाँ पर उनको दिखाया गया है, ये रही उनकी इमेज, ठीक है। अब हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अब नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों, स्टार्टिंग से ही हमने नेशनलिज्म के बारे में हम स्टार्टिंग से ही सारी चीजें पढ़ते चले आ रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट कैसा है और कैसे जो है लोगों के बीच इसको डेवलप किया जा रहा है। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century, nationalism no longer retain its idealistic liberal democratic sentiments for the first half of the century but become a narrow creed with limited ends। अब जैसे हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग जो हुई थी नेशनलिज्म के, कहीं ना कहीं एक बहुत ही जो उसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट था वो अब क्या होता जा रहा है, बहुत ही नैरो होता जा रहा है with limited ends। During this period, nationalist group become increasingly intolerant। ठीक है, अब जो नेशनलिस्ट ग्रुप देखने को मिल रहा है वो क्या हो रहा है, वो इनटॉलरेंट हो रहे हैं, वो एक दूसरे को वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। द मेजर यूरोपियन पावर्स इन manipulated the nationalist aspiration of subject people in Europe to further their own imperialistic aim। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो यूरोपियन पावर जहाँ पे जो स्टार्ट कैसे हुई थी, स्टार्ट हुई थी विद द नेशनलिज्म, कि हमको नेशनलिज्म गेन करना है, लोगों के बीच नेशनलिज्म को ग्लोरीफाई करना है, एक नेशन स्टेट क्रिएट करना है। इतना सब कुछ होने के बाद ये जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म का, ये बहुत ही नरोवर होता जाता है और कहीं ना कहीं ये एक बोल सकते हैं कि एक जरिया बन जाता है अपने इंपीरियलिस्टिक जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, उसको फुलफिल करने का। The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871, 1871 की हम बात करते हैं, बाल्कन वाले एरिया में क्या चीजें हो रही हैं, तो हम उसकी यहाँ पे बात करते हैं। बाल्कन में क्या हो रहा है बच्चों, बाल्कन क्या है, बाल्कन वो तो रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। यहाँ पर हमको काफी ज्यादा जो है वो वेरिएशन देखने को मिल रहा है। जो बहुत सारे हमारे नेशंस है, लाइक रोमानिया है, बल्गारिया है, अल्बानिया है, ग्रीस है, मैसेडोनिया है, ठीक है, क्रोटिया है, ठीक है, स्लोनिया है, सर्बिया है, बहुत सारे जो हमारे नेशंस हैं जो हैं, तो उनको क्या बोला जा रहा है, हुज इनहैबिटेंट्स आर ब्रॉडली नोन एज स्लेव्स। ठीक है, जो उनके इनहैबिटेंट्स, ये जो सारे नेशंस हैं, इनके जो रहने वाले जो लोग हैं, उनको क्या बोला जा रहा है, स्लैव्स बोला जा रहा है। A large part of the Balkans were under the control of Ottoman Empire। कि बाल्कन्स का जो मेजर जो रीजन है, ये बहुत ही जो बड़ा वास्ट रीजन है, वो किसके कंट्रोल में है, वो ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में है। द स्पिरिट ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि रोमांटिक नेशनलिज्म जो स्प्रेड हुआ, जब ग्लोरीफाई हुआ बाल्कन्स में, तो क्या हुआ, ओटोमन एम्पायर तो रिमूव हुआ, ओटोमन एम्पायर का तो डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो उसके बाद का ये जो रीजन है बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव रीजन हो गया। मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं पहले ओटोमन एम्पायर के अंडर वो बंधा हुआ था, ठीक है, इंटीग्रेट था आपस में, सारे सारे रीजन्स जो नेशंस है वो आपस में इंटीग्रेट थे। बट जब नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ, तो ओटोमन एम्पायर का जब एंड हुआ, तो कहीं ना कहीं रीजन जो है वो आपस में अलग थलग हो गए। तो अब उसके बाद क्या होता है, all through the 19th century the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms but with a very little success। तो ओटोमन एम्पायर ने सबसे पहले क्या किया कि उसने तो पहले खुद ही कोशिश की कि इस रीजन को फिर से हम अपने कब्जे में ले सकते हैं, कुछ मॉडर्नाइजेशन करके, कुछ अपने में रिफॉर्म्स लाकर, बट जो है उसमें उसको इतनी ज्यादा सक्सेस जो है वो नहीं मिली। बट उसके आगे हम क्या देखते हैं कि वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इस कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। की जो छोटे छोटे रीजन्स थे जो ओटोमन एम्पायर के अंदर थे, उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने वापस में अलग हुए, अपना खुद का उन्होंने कंट्रोल एस्टैब्लिश किया और इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया। The Balkans people based their claims for independence or political right on nationality and used history to prove that they had once been independent। सबसे पहले यही होता ना कि नेशनलिज्म का जो भी कॉन्सेप्ट है उन्होंने उसको क्रिएट किया, उसके बाद वो इसको प्रूव करने में लग गए थे कि ये ऐसी हमारी इसके पहले कुछ हमारी हिस्ट्री थी, हमारी जो नेशनैलिटी थी, और उसके बेसिस पे हमको इंडिपेंडेंस जो है वो मिलनी ही चाहिए। बट had subsequently been subjugated by foreign powers। अब बाल्कन्स की जो रीजन्स थे वो तो अपने लिए इंडिपेंडेंस गेन करने की कोशिश कर रहे थे, बट जो फॉरेन पावर्स थे वो कहीं ना कहीं उनको सब्जुगेट करने की कोशिश कर रही थी। तो hence the rebellious nationalists in Balkans thought of their struggle as attempt to, अब उनके अंदर यही था कि किसी ना किसी तरीके रिबेल करना है, ठीक है, जो भी अपनी नेशनलिटीज हैं, जो भी नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, उसके बेसिस पे उनको अपना जो पुरानी जो उनकी इंडिपेंडेंस थी वो उनको गेन करनी है। क्लियर, तो ये सारी चीजें हुई।
हम बात करते हैं एज डिफरेंट जो स्लेवनिक नेशनलिस्ट थे स्ट्रगल्स टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, तो यहीं से उनका जो है वो स्ट्रेस जो है वो शुरू होता है अपने इंडिपेंडेंस को गेन करने का। द बाल्कन एरिया बिकम अ एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर क्या क्रिएट होने लगता है, इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लगता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि एक रीजन जो अभी तक बंधा हुआ था बट वो अब डिसइंटीग्रेट हो गया है और हर छोटा छोटा जो नेशन है वो अपने आप को इंडिपेंडेंस जो है वो डिक्लेयर करने में लगा है। तो यहीं पे तो बाहर की जो फॉरेन पावर्स हैं वो फायदा उठाने में लगी हैं कि किसी ना किसी तरीके से इन जो छोटे छोटे रीजन्स हैं उनको अपने कंट्रोल में कर लिया जाए, उनको सब्जुगेट कर दिया जाए। तो यहीं पर ये जो सारे रीजन्स हैं उनको स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो सारे बाल्कन स्टेट थे आपस में इनकी जेलेसी थी, ठीक है, क्या थी, आपस में इनकी जेलेसी थी और एक दूसरे से ये ज्यादा टेरिटरी को वो एक दूसरे से ज्यादा टेरिटरी वो चाहते थे, ठीक है, और वो भी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, कि एक दूसरे से लड़के एक दूसरे की टेरिटरीज को हम कब्जिया लें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज जो है वो हमारे अंडर आ जाए। तो हर एक बाल्कन स्टेट के अंदर अपना यही एक एम था, उनका यही एक ऑब्जेक्टिव था। Matters were further complicated because all the Balkans have become the sense of big power rivalry, ठीक है, किसके पार्ट बन गए वो सारे एक बिग पावर राइवरली, अब उनको सिर्फ पावर चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उनको टेरिटरी चाहिए। There was intense rivalry among the European powers for trade and colonies as well and naval and military might। अब आप देख रहे हो कितनी ज्यादा जो है वो राइवलरी जो है वो क्रिएट हो रही है बाल्कन रीजन में भी। अब जैसे बात करते हैं रशिया हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रो हंगरिया हो गया, अब ये सारे रीजन्स क्या चाहते हैं, ये सारे रीजन्स जो हैं बाल्कन्स पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाहते हैं, अपने जो टेरिटरीज हैं उनको एक्सपैंड करना चाहते हैं और इसी की वजह से जो है इतनी सारी जो है धीरे धीरे आपस में जो नेशंस थे उनके बीच जो है राइवलरी शुरू हुई, कहीं ना कहीं एक दूसरे से वो लोग वॉर करने लगे टेरिटरी को गेन करने में, और जो फॉरेन पावर्स थी उनका भी उनकी भी इसमें एंट्री हो गई, वो भी अपनी जो टेरिटरीज है उसको एक्सपैंड करना चाहती थी, बाल्कन्स के नेशन को वो अपने अंडर में रखना चाहती थी, इनको सब्जुगेट करना चाहती थी। तो इसी के जरिए जो है एक सीरीज ऑफ वॉर जो है स्टार्ट हो जाती है एंड दैट लेड टू द फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, इसी की वजह से जो है एट द एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अगर आपसे ये क्वेश्चन आए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग कैसे होती है, क्यों जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, तो उसका आपको यहाँ से पूरा का पूरा आंसर आपको मिलेगा कि बाल्कन रीजन से कैसे यहाँ की शुरुआत होती है। तो नेशनलिज्म अलाइंड विथ इंपेरिज्म, कि नेशनलिज्म अगर है तो कहीं ना कहीं इंपेरिज्म भी हमको देखने को मिलेगा और इसी की वजह से हमको 1914 में डिजास्टर देखने को मिलता है, दैट मीन्स द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बट मीनवाइल मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड व्हिच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर्स in the 19th century began to oppose imperial domination. The anti-imperial movements that developed everywhere were nationalist, जो कि anti-imperial जो movements थे वो कर कौन रहा था, जो हमारे nationalist थे, in the sense that they all struggled to form, क्योंकि देखो अगर नेशनलिस्ट की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा उनके दिमाग में यही था कि उनको क्या करना है, उनको इंडिपेंडेंस को उनको गेन करना है और इसके लिए अपनी एक कलेक्टिव नेशनल जो उनकी यूनिटी है उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने के लिए, उसको गेन करने के लिए, ठीक है, कन्फ्रंटेशन उनकी स्टार्ट हो जाती है विद imperialism. So European idea of nationalism are now ever replicated for people everywhere, develop their own specific variety of nationalism। आप देख रहे होगे कि हर एक तरीके का आपको अलग अलग नेशनलिज्म देखने को मिलता है। हम यहाँ पे भी देखते हैं कि नेशनलिज्म में भी आपको काफी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न नेशनलिज्म अलग होता है, हमारा इंडियन नेशनलिज्म आपको अलग तरीके से देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें, तो यहीं से कहीं ना कहीं नेशन स्टेट जो है उसको एक्सेप्ट किया गया एज ए नेचुरल एंड यूनिवर्सल। तो ये था हमारा कंप्लीट जो चैप्टर। तो आई होप आपको चैप्टर जो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर आपको जरा सी भी कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बुक से पढ़ाया है, लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी जो है आपको रिकॉल कराई है, ताकि जब भी आप आंसर फ्रेमिंग करो तो आपको हर एक टॉपिक की एक स्पेसिफिक स्टोरी जो है लाइन बाय लाइन आपको पता रहे। फिर आप किसी भी लाइन पे आप अटको नहीं आंसर देते हुए। तो ये सारे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व करिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बीच बीच में मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं उसको भी आप नोट करते जाइएगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बढ़िया बढ़िया नंबर एकदम लाते रहिए। थैंक यू सो मच।